हेलो हेलो हेलो। शुरू करें? कहां तक हुआ था? क्या बैटरी ऑफ है क्या? हेलो हेलो हेलो। शुरू करें? हम लोग कल पढ़े थे दोस्त मेरे 198 नंबर पॉइंट तक ना। 3 दिन में आपका क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगा। वृत्तीय गति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वृत्तीय गति को चक्रीय गति के नाम से भी जानते हैं। चक्का जो हमारा घूमता है वैसे ही ना घूमता है। जो हमारा चक्का घूमता है दोस्त मेरे वैसे ही ना घूमता है। तो वृत्तीय गति को कौन गति कहते हैं? चक्रीय गति। तो लिखना, वृत्तीय गति को चक्राकार गति के नाम से भी जानते हैं। वृत्तीय गति को कौन गति? चक्राकार गति के नाम से जानते हैं। ये कल हम बताना भूल गए थे। प्रक्षेप्य गति के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, वैसे तो आगे जानना है। प्रक्षेप्य गति होती है ऐसी वाली गति। तो बताइए, भाला जो हम लोग फेंकते हैं तो ऐसे ही ना फेंकते हैं, ऐसे छक्का मारते हैं तब भी ऐसे जाता है। अब मिसाइल फेंकते हैं तब भी ऐसे ही जाता है। मिसाइल जब भी फेंका लॉन्च किया जाता है तो आप देखिएगा ऐसे लॉन्च होता है और ऐसे जाके वो टारगेट को हिट करता है। तो ये जो ऐसी वाली गति है ये प्रक्षेप्य गति है, और ये जो ऐसी वाली गति है वो दोलनी गति है। कौन गति है? अप डाउन वाली जो गति है वो कौन गति है? दोलनी गति। एक गति जो आपको आगे पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है, वो है आवर्ती गति और दोलनी गति। इसमें अंतर थोड़ा सा समझ लीजिए। आवर्ती गति, दोलनी गति। कहे बाबू ऐसे करते हैं, उसको बैठने नहीं दीजिए। हाँ, अरे वो कुर्सी दो। अरे वो दिव्यांग है, कम से कम इस पे तो रहम खाओ यार। है बक दो इसको कुर्सी दो। चुप हो जाओ, बैठो बैठो, कोई बात। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बैठिए ना। हम कह रहे हैं बैठिए ना। तुम बैठो। ये बच्ची समझो कि दिव्यांग है, फिर भी 4 फ्लोर चढ़ के आती है पढ़ने, जबकि इसका बीपीएससी तैयारी है नहीं, शायद नहीं ना है तुम्हारा? नहीं है, हमको पता है इसके बारे में। बीपीएससी तैयारी इसका नहीं है। ये इकलौती लड़की है जिसका तैयारी नहीं है, फिर भी आके पढ़ती है। 5 फ्लोर, दोनों पैर से दिव्यांग है। ये पढ़ने का एक वो होता है कि नहीं, हमको पढ़ना है। आइए इधर चलते हम लोग। आवर्ती गति और कौन गति? दोलनी गति। एक बात बताइए, इसको थोड़ा सा अगर हम इंग्लिश में चलते हैं, जो भाई मेरे इंग्लिश मीडियम वाले हैं एकदम बुरा नहीं मानिएगा। अगला जो आपका आएगा क्लास 7 वगैरह, या अगला सप्ताह से जो भी टेस्ट आएगा उसमें इंग्लिश वर्ड्स आपको हर जगह दिखाई देंगे। हम उसको स्पेशल टीम लगा के करवा रहे हैं। आवर्ती गति को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। और इसको कौन गति कहते हैं? बोलिए। दोलनी गति को कौन गति कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। अब ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा। इस समझने में हम 2-3 साल पढ़ा लिए थे, तब हमरा बुझाया था, इसलिए बढ़िया समझ लीजिए। आवर्ती गति क्या है? देखिए, पीरियड होता है। जैसे अभी साइंस का एक पीरियड चल रहा है, फिर इसके बाद आपका पॉलिटी का एक पीरियड चलेगा, फिर ज्योग्राफी का एक पीरियड चलता है। तो हम लोग कहते हैं अगर कोई काम एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराया जाता है तो उसे हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं, पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पीरियड कहते हैं। और अगर कोई गति बार बार दोहराई जाती है तो उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं।
नहीं समझे? अगर कोई निश्चित समय अंतराल में कोई कार्य बार बार होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड। और अगर मोशन गति बार बार होगा तो उसे हम लोग कहेंगे पीरियोडिक मोशन। समझ में आई बात? पक्का? तो हम ये कह सकते हैं कि वह गति जो हम बोले निश्चित, इसका क्वेश्चन पूछेगा दिमाग हिला देगा। समय अंतराल में बार बार दोहराई जाए। रुक जाइएगा, बार बार क्या हो? दोहराई जाए, उसे कौन गति कहते हैं? आवर्ती गति। अब देखो, दोलनी गति कहते हैं इधर उधर की गति, इधर उधर की गति। अब ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुक जा बाबू, तब लिखना। आवर्ती गति वह गति जो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है, उसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति। और ऑसिलेटरी मोशन, दोलनी गति किसको कहते हैं? इधर उधर की गति। अब फॉर एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा। अगर कोई गति एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाए, एग्जांपल कर लेते हैं हम। घड़ी के सुई की गति, घड़ी के सुई की गति दूसरा, घड़ी के सुई की गति दूसरा, सिलाई मशीन के सुई की गति, या यूं लिखो ना, झूले की गति। बताओ, झूले की गति जो होती है, जहां से चलती है वह गति जो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है। झूला निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराते, मतलब नहीं है, सुनेगी, लिखना बंद नहीं है करेगी ना। आपको लगता है कि लिखने से हो जाएगा? ये कौन बता दिया आप लोग को? एकदम नहीं आएगा, आपको समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिए ना, समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम लिखने का समय दे देंगे आपको। घड़ी के सुई की गति, जहां से चला वहीं पहुंचा। हम क्या लिखे हैं? वह गति जो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाए। बोलेंगे कौन गति? आवर्ती गति। बोलिए। तो घड़ी के सुई की गति बार बार एक ही काम करती है कि नहीं करती? झूले की गति बार बार एक ही काम करती है। और तीसरा हो गया पेंडुलम की गति। तीसरा हो गया किसकी गति? पेंडुलम की गति। बोलिए हाँ। एक और एग्जाम्पल में आइएगा ना, तो ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जाम्पल, इधर उधर की गति। इधर उधर की गति कौन गति? अरे झूले की गति इधर उधर की गति है। बताइए, इसमें घड़ी के सुई की गति होगी? घड़ी के सुई की गति इधर उधर की गति है, वो तो वृत्तीय गति है। इधर उधर की गति समझे? जैसे ये ऐसे ऐसे हुआ, इधर उधर इधर उधर, इसको कहते हैं इधर उधर की गति। और ये अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इसको इधर उधर की गति कहेंगे। इधर उधर मतलब चट से आ गया, चट से पीछे। एक और दूसरा एग्जांपल बताइए। पेंडुलम की गति। आज का सबसे बढ़िया टॉपिक यही है जो आपके सिलेबस को मैच भी करता है। ध्यान से देखिएगा। सिलाई मशीन की गति भी होगी। एक बात बताइए हमको कि जो आशिक है वो लड़का होगा? जो आशिक है वो लड़का होगा, लेकिन सभी लड़के आशिक हैं क्या? मान लीजिए ये लड़का आशिक हो सकता है, वो लड़का आशिक हो सकता है, लेकिन सभी लड़के आशिक हो सकते हैं? उतनी तो महिलाएं भी नहीं है। बोल रहे? अब आप देखिए इधर इधर, तो आवर्ती गति, जो आवर्ती गति है वो दोलनी गति है, लेकिन क्या सभी आवर्ती गति दोलनी गति है? जो आशिक है वो लड़का है, लेकिन सभी लड़के आशिक नहीं है। जो दोलनी गति है, जो आवर्ती गति है वो दोलनी गति है कि नहीं है? लेकिन क्या सभी आवर्ती गति दोलनी गति है? बोलवे नहीं करेगा। या हम अगर कहते हैं ये जो आशिक है वो लड़का है, लेकिन सभी लड़के आशिक नहीं है, इसी को हम दूसरे तरीके से बोलेंगे कि जो सभी लड़के आशिक नहीं हैं, लेकिन जो भी आशिक हैं वो लड़के होंगे। एक ही बात है क्या? अलग अलग। तो देखो, इसको हम दो तरीके से बोलेंगे कि सभी आवर्ती गति दोलनी गति है। सभी आवर्ती गति दोलनी गति नहीं है, लेकिन जो दोलनी गति है वो आवर्ती गति है।
अब हमरे सही गलत के फैसला हमरे पर कर लो, पागल है। लिख, तेज तो दोस्त तू लोग है, उम्र भी तो हो गया है, दिमाग तो बहुत तेज है तुम लोग। थोड़ा सा दिमाग दे दोगे ना दोस्त, सही उम्र अगर कहो तुम यही है पढ़ने की, जहां चीजें समझ में आती है। वो 8वां 9वां में उतना बुझावा है रे, न दुनिया समझ में आता है ना सब्जेक्ट। हो गया? सच पूछे तो 8वां 9वां तक तो बच्चा को पढ़ना ही नहीं चाहिए। आपको मजाक लग रहा होगा, जो बच्चा रेगुलर स्कूल जाएगा जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अब बहुत बात है पे छोड़ो, नहीं तो कहेगा मास्टर आता है बकवास करता है। आ जाओ इधर। बच्चा को अगर सच में कुछ करना है तो सबसे पहला काम उसको उस स्कूल में एडमिशन दो जिसमें 2 घंटा पढ़ाई हो, बाकी के सब घंटा में खेल कूद और अन्य एक्टिविटी हो। यहाँ बिहार का स्कूल छोड़ दे, देहरादून चले जाइए आप या अन्य स्कूलों में, वहां बहुत कम पढ़ाई, 20% पढ़ाई होती है, 80% एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता है। बिहार में हम गए, वो गांव में बेचारा स्कूल खोला, उसमें कुंफू और कराटे सिखाया बच्चा को, डांस सिखाया, क्रिकेट खेलना सिखाया। बच्चा घर पे जाता था कहता या या, तो मास्टर गांव के सब आदमी ओकरा से हटा लिया अपन बच्चा। स्कूल वीरान पड़ल है। हम बोले का है? बोला वहां पढ़े जाएगी, याहू करे जाए। लिख, अब इतना छोटा छोटा लड़की है, वो तैयार होके मेकअप करके डांस सीखने जाती थी। कहती कहां लेके जा रहा है मेरा बच्चा, कौन संस्कार में चल जाएगा? इतना छोटा बच्ची को डांस सिखाता है। डांस को लोग गाँव का दोस्त जीवन, अब तुमको विश्वास नहीं होगा, हम अपने जीवन में कभी स्कूल नहीं गए हैं, एक भी दिन नहीं। एक दिन गए थे वो भी आधे टाइम के लिए, आधा दिन के बाद हमको लेके चल गया सिनेमा दिखाने। मेरा को दोस्त था कालू नाम का, एक भी दिन जो साला हम स्कूल गए होंगे। लेकिन जब क्लास 10th में कलम उठाए हम, तो आज तक कलम रखे नहीं। अब 17 घंटा का सर्विस शुरू कर दी, बैठ गए तो फिर 5 बजे भोर में उठेंगे, बैठेंगे, रात में 10 बजे उठेंगे, बीच में हगने मुतने के अलावा कोई छुट्टी नहीं। आ जाओ इधर। जिंदगी में चला अगर कभी अपने होश में स्कूल गए होंगे तो जे तुम कह दो, सिंगल घर में पता चलेगा तब ना। 365 दिन में 300 दिन सिनेमा, 65 दिन क्रिकेट, चोरी, ये सब मेरा एक्टिविटी में रहता था। तो सच पूछो तो मेंटली ट्रेंड होना जरूरी है, पढ़ाई कभी भी किया जा सकता है। अच्छा एक बात, अभी आप कुछ नहीं जानते होंगे, क्या ये आपको नहीं समझ में आएगा? जैसे आप कैसे समझ जाते हैं लड़का आशिक है, ओकर लुचई वाला आदत देख लेते हैं तो बुझ जाते हैं कि नहीं? जरा आप आशिक कहते हैं ओकरा दूसरा आदमी लुच्चा कहता है, आप क्या कहेगा? अरे ये आशिक है, ये ओकर महबूबा है। अब बुढ़वा देखेगा कहेगा ये लुच्चा है, लुच्ची है। दोनों का डिफिनेशन अलग अलग है, तो यहां भी दोनों का डिफिनेशन अलग अलग है। आवर्ती गति को अगर हम कहेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसका डिफिनेशन अलग अलग भी है। ये कहते हैं वह गति जो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाए उसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति। इसी को डिफाइन करेंगे, वह गति जो जहां से चला वहीं पहुंच गया। कौन गति? आवर्ती गति। तो लिखिएगा एक लाइन, सभी दौलनी गति आवर्ती गति है, सभी दौलनी गति आवर्ती गति है, सभी दौलनी गति आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति, सभी आवर्ती गति सभी आवर्ती गति सभी आवर्ती गति दौलनी गति नहीं है। अच्छा बताइए, सिलाई मशीन की गति क्या होगी? सिलाई मशीन के सुई की गति कौन गति? तो दौलनी गति होगी, तो आवर्ती गति नहीं होगी, बोलिए। लेकिन सिलाई मशीन के पहिए की गति कौन गति? आवर्ती गति की दौलनी गति? ऑनलाइन वालों बताओ, आप एक क्वेश्चन हम देते हैं एकदम सिंपल सा, सिलाई मशीन के पहिए की गति, पहिए की गति
एक ऑप्शन है दौलनी गति और दूसरा ऑप्शन है आवर्ती गति। ऑनलाइन वालों बताओ आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा आंसर। पहिए की गति इधर उधर की गति नहीं ना, रोटेशनल मोशन है। तो कौन गति, आवर्ती गति की दौलनी की, दोनों कौन गति रहे, आवर्ती गति ना। कितने लोगों को बुझा गया ईमानदारी से, पक्का, वेरी गुड। तुम धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं। बहुत लोग तो दोस्त कंफ्यूज रहता, अभी हम कह दें के लेटरिंग करके आया है तो दोसर के हाथ देख, तू किया है, हाथ उठाएगा सब तब हम उठाएंगे। अरे कॉन्फिडेंस लाओ, हम किए हैं मतलब किए हैं। अगला कहते वृत्तीय गति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, चक्राकार गति। अब दोस्त मेरे कहते सर्वेक्षण में उपयोग होने वाले सबसे छोटे मापन को कहते हैं अल्पतमांक। क्या कहते हैं, इंग्लिश में लिखोगे लीस्ट काउंट। हम बोले थे सबसे कम माप नापा जाता है वर्नियर कैलिपर से। किससे नापा जाता है, वर्नियर कैलिपर से। सबसे छोटा माप लिखो अल्पतमांक, और सबसे छोटा माप किससे नापते हैं, ई मत लिखना, वर्नियर कैलिपर से। किससे नापते हैं, वर्नियर कैलिपर से। अगला, किसी वस्तु की लंबाई मापते समय माप के साथ इकाई क्यों, देखो हमको ही बताओ, हम अभी दुकान में गए, ये आपको पढ़ना है ध्यान से। हम चला एक भी फालतू की बात तो रहने पढ़ाते हैं, फालतू की बात होगा थोड़ा स्पीड में हम निकल लेंगे अगर 2-4 लाइन ऐसा होगा तो। हम कहते हैं जैसे आप दुकान के पास जाइए, दुकान वाले को कहिए दुकान वाला 2 चावल दो, देगा। आपको ये जाके दुकान वाले को 2 चावल दो, देगा। अब दुकान वाले को जाके कहिए केजी चावल दो, तब भी नहीं देगा। पूछेगा कितना केजी, 1 केजी के 2 केजी। आप 2 कहिएगा तो कहेगा का केजी की क्विंटल। बोलिए, आप कभी दुकान वाले को जाकर कहिएगा 2 बैगन दो, तो 2 को उठा के दे देगा आपको। जबकि आपको लेना 2 किलो है, वो पूछेगा 2 बैगन चाहिए कि 2 किलो बैगन चाहिए। तो आप कहने का मतलब, इसको हम लोग कहते हैं मात्रक। क्या कहते हैं इसको, तो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, मात्रक के। मात्रक से यह पता चलता है कि आप कौन सी राशि को व्यक्त करना चाहते हैं। तो कहते हैं किसी वस्तु की लंबाई मापते समय माप के साथ इकाई क्यों लिखी जाती है, यही इकाई है। ये माप है, ये माप है, ये आपकी क्या है, इकाई है। इकाई को ही हम लोग मात्रक कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को अगर मापते हैं तो इसके साथ इकाई क्यों लिखी जाती है, ये इकाई क्यों लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है, माप को स्पष्ट कराने के लिए कि किलोग्राम है कि लीटर है कि एमएम है। माप को क्या कराने के लिए, स्पष्ट कराने के लिए। किस प्रकार की गति, देखो किस प्रकार की गति, किस प्रकार की गति, किस प्रकार की गति, किस प्रकार की गति को लोलक की गति, यही तो बना दीजिएगा। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है आपका, किस प्रकार की गति को लोलक की गति कहते हैं। बताइए क्या होगा, कौन गति, दौलनी गति ना। अरे लोलक समझते हैं, ऐसे ऐसे जो करता है इसी को लोलक कहते हैं। तो इधर उधर की गति हुई कि नहीं हुई। और लोलक क्या है, जैसे भैया गाय क्या है, जो दूध दे रही है। लोलक क्या है, जो ऐसे ऐसे करेगा उसको क्या कहेंगे, लोलक। तो लोलक हो गया इधर उधर की गति। इधर उधर की गति मतलब कौन गति, कौन गति। खेत की लंबाई चौड़ाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टेप का। किसका उपयोग करते हैं, मापक टेप का उपयोग करते हैं। इसका कोई काम नहीं, इसको हटा दीजिए। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन वो दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। हटा दिए। अगला 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 बताइए, किस गतिविधि में दूरी तय करना जो है सबसे स्लो होगा, चलने में कि गाड़ी से जाने में कि साइकिल से जाने में कि तैरने में। किस गतिविधि में लंबी दूरी तय नहीं किया जा सकता है, तैरने में। ये वो चीज जो एकदम महाभिव्याय है, तैरना आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। तैरना किसके सिद्धांत पर काम करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। लिखे, क्या लिखे, किस गतिविधि में लंबी दूरी तय नहीं किया जा सकता, तैरना। तैरना किसके सिद्धांत पर है, आर्किमिडीज। वो छोड़िए, जितना तैरने डूबने वाला है सब आर्किमिडीज।
फॉर एग्जाम्पल, आदमी तैर रहा है आर्किमिडीज, अंडा तैर रहा है आर्किमिडीज, नाव तैर रहा है आर्किमिडीज, लिख लो एक लाइन, जहाज तैर रहा है आर्किमिडीज, कोई चीज लोहे की कील डूब गई क्या, आर्किमिडीज। जितना तैरने डूबने वाला एग्जाम्पल है 15-20 को, सब आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखेगा। तैरने डूबने वाला सभी सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तैरने डूबने वाला सभी सिद्धांत किसका सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब बताओ, गतिशीलता की जांच करने के लिए किस प्रकार के कागज का प्रयोग करते हैं, बड़ी सीट वाला कागज। गतिशीलता मतलब कोई भी वस्तु गति में है, इसकी जांच करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बड़ी सीट वाले कागज। ये एक एक्सपेरिमेंट है, कुछ खास नहीं है। तुमको जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कागज किसका बना होता है, लिख लो सेलुलोज का। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कागज किसका बना होता है दोस्त मेरे, सेलुलोज का बना होता है। कागज किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। कागज किसका बना होता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेलुलोज कहां से मिलता है, पेड़ की छाल से। अगला, मीटर का मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई, एसआई इकाई किस कारण से माना जाता है, कहेगा मीटर। अब एसआई इकाई क्या है दोस्त मेरे, एसआई इकाई की अगर हम हिस्सों की समता की वजह से, मामला क्या है देखो, पहले क्या होता था, अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग चीजें चलती थी। जैसे आप अगर फ्रांस चले जाते हैं, कहां चले जाते हैं, फ्रांस, तो वहां लोग ग्राम में नापते थे। किसमें नापते थे, ग्राम में। हम लोग नापते थे किलोग्राम में। और वही अगर आप ब्रिटेन चले जाते तो लोग पाउंड में नापते थे। तो एक बात बताइए, यहां आप दुकान वाला के पास देखो, ब्रिटेन में किसमें नापते थे द्रव्यमान, ब्रिटेन में लोग नापते थे पाउंड में। किससे नापते थे, किसको, द्रव्यमान को। इंडिया में किलोग्राम में। और वही अगर फ्रांस में चले जाते थे किसमें, ग्राम में। अब मामला क्या होता था, अभी आप दुकान वाले के पास चले जाइए, ध्यान से समझिएगा, किसके पास चले जाइए, दुकान वाले के पास। अब दुकान वाले को खाली जाके कहिएगा कि 5 पाउंड चावल दो, पगला जाएगा। वो कहेगा कहां, कौन नक्षत्र से आया है, कौन ग्रह से, वो नहीं दे। वो आप कहिएगा ब्रिटेन से 5 पाउंड चावल दो, वो नहीं देगा आपको। अमेरिका में चले जाते और कहते हैं कि ब्रिटेन में चले जाते, कहते 5 केजी चावल दो, वो नहीं देता। तो होता क्या था, पहले हर हवाई एयरपोर्ट के आसपास में एक ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। अगर आपको सऊदी जाना है, ब्रिटेन जाना है, अमेरिका जाना है, तो पहले 3 महीना का ट्रेनिंग कीजिए, ओकर सर्टिफिकेट लाइए, उस सर्टिफिकेट लगाइएगा, तब आपका टिकट या वीजा या पासपोर्ट बनेगा, और तब जाके आप जा पाइएगा वहां। अब लेकिन देखिएगा, आप एयरपोर्ट के आसपास कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। ठीक है, आप कहिएगा क्यों नहीं है, कि इसलिए कि पूरा का पूरा जो क्षेत्रीय स्तर पर जो यूनिट चलता था, अब उस सब को हटा के सन 1971 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, यही पूछेगा तुमको, पेरिस में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति को मान्यता दी गई। रुक जाओ। और अब क्या होता है कि पूरे विश्व में आप कहीं भी जाइएगा तो वो सब द्रव्यमान के लिए किलोग्राम में यूज करता है। पूरे विश्व में कहीं भी आप चले जाइएगा तो कोई अब पाउंड और ग्राम यूज नहीं करता है। क्या यूज करता है, किलोग्राम। कहीं भी चले जाइएगा तो आपको मीटर लंबाई के लिए मिलेगा, समय के लिए सब लोग अब सेकंड का यूज करते हैं। तो अब कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि सब अब कॉमन हो गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल हो गया, अंतरराष्ट्रीय पद्धति अब लागू कर दी गई है। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति की खोज कितने ईस्वी में हुई, 1971। कहां हुई, फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में। अब लंबाई के लिए पूरा विश्व में मीटर यूज होता है। तो जब दोस्त मेरे पूरा विश्व में अगर मीटर सच पूछे तो साइंस, आप ही लोग साइंस का मजा ले रहे हैं, ठीक ना। वो जो साइंस है, ये जो साइंस है, दोनों में फर्क है। यहां साइंस सीखने का मौका मिलेगा, बेसिक से आपकी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि भैया महाभारत क्यों हुआ था। न तो सीधा वो जो है अर्जुन कांड से आप शुरू कीजिएगा तो पते नहीं चलेगा अर्जुन केकर पेट से पैदा लिया। यहां एक एक चीज क्लियर है कि भैया पांडु कौन था। वहां से यहां अभी आप बेसिक सीखे, यही आप जाइएगा आगे तो हम पढ़ाएंगे कि ये जो है ऐसा ही मात्रक है, इतना से काम नहीं चला कि भैया लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, और जोड़ा गया। तब इसको 2 पार्ट में करेंगे क्लास 7th में,
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एसआई पद्धति की खोज जो हुई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की खोज क्यों हुई? क्योंकि अलग अलग जगहों पर विषमताएं थी, जिसके कारण लोगों को दिक्कतें होती थी। अभी आप चले जाइए, यहां से खाली वीजा और पासपोर्ट बना लीजिए, आपको जिस कंट्री जाना है चले जाइए। और क्यों नहीं लोग जा पाते थे? क्योंकि अलग अलग जगहों पर यूनिट्स अलग अलग चल रहे थे, जिसके कारण लोगों को क्या होती थी? दिक्कत होती थी। तो लिखिएगा एक चीज और, ये जब आप फूसेंट अपना पढ़िएगा ना, तो यहाँ कुछ ईस्वी में गड़बड़ी है, तो हमरा दिखाने नहीं आना कि फलना जगह ही है। ये जो हम आपको लिख के दिए हैं, ये एच सी वर्मा साहब के बुक में भी लिखा हुआ है 1971। ठीक है, आपके फूसेंट में खाली गड़बड़ी है, लिखिएगा सन 1971 ईस्वी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई को ब्रैकेट में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल लिख लीजिएगा, या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। एसआई पद्धति को मान्यता मिली, अलग से हम लिख देते हैं, लिख लीजिए एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई का मतलब लिख लीजिएगा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कौन पद्धति? मतलब अब पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व में यही चलता है एसआई पद्धति। अब पूरा विश्व द्रव्यमान के लिए किसका यूज कर रहा है? किलोग्राम का। किसका यूज कर रहा है? किलो। समय के लिए सेकंड का, और लंबाई के लिए मीटर का। अब पहले वो लोग यूज करता था फुट का। किसका? फुट का। और लोग यूज करते थे सेंटीमीटर का। लेकिन अब पूरा विश्व यूज करता है लंबाई के लिए मीटर, समय के लिए सेकंड, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम। लिख लिए। अब कितने ईस्वी में खोज हुई थी? 1971। कहां खोज हुई थी? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में। कहते हैं मीटर का मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई एसआई किस कारण से माना गया? एसआई मीटर को क्यों माना गया? क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में विषमताएं थी कि समानताएं थी? विषमताएं थी। कोई मीटर यूज करता था, कोई सेंटीमीटर यूज करता था। अब सच पूछो तो ये पूरा मात्रक सिस्टम जो है एशिया का ही देन है, खास करके भारत का देन है। भारत की ही पद्धति को पूरा विश्व मान लिया। उसका रीजन था, उसका रीजन ये था कि मान लीजिए कि 10% यहां पर जो लोग बैठे हैं इसको इंग्लिश आता है, और 90% लोग को हिंदी आता है। हमको ही पूरा रूम को एक जैसा करना है, तो किसको हिंदी सिखाएं कि किसको इंग्लिश सिखाएं? इंग्लिश वाला को हिंदी सिखाएं कि हिंदी वाला को इंग्लिश सिखाएं? 10% अगर इंग्लिश वाला है तो अगर हिंदी सिखा देंगे, पूरा रूम कॉमन हो जाएगा। कि 90% जो हिंदी वाला है अगर इंग्लिश सिखाएंगे। एशिया महादेश विश्व का सबसे बड़ा महादेश था, और एशिया में चल रहा था द्रव्यमान के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, लंबाई के लिए मीटर, समय के लिए सेकंड। कहा गया इसी को लागू कर दो, तो कुछ जगह को न सिखाना पड़ेगा। तो आपको कहेगा ये जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है किस महादेश का देन है? एशिया महादेश। काहे देन है समझ गए? क्योंकि तब तनिए को न बदलना पड़ेगा, न तो पूरा एशिया को बदलोगे तो सबसे बड़ा महादेश बदल जाएगा। बोलवे नहीं करें तो कहते हैं दोस्त मेरे, मीटर को भी तब अंतरराष्ट्रीय मानक मीटर का मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई किस कारण से बन गया? हिस्सों की समता की वजह से, कि विषमता की वजह से, कि अलग अलग हिस्सों को समान में लाया जाए उसकी वजह से, हिस्सों की समानता बचाने के लिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं, हिस्सों की समता को क्या करने के लिए? बचाने के लिए। लिखें। आपको कहेगा द्रव्यमान के लिए किलोग्राम क्यों यूज किया गया? कहेंगे हिस्सों की समता को क्या करने के लिए? बचाने के लिए। अभी तुरंत हम आपको बताए थे, बताइए क्या बताए थे? कि किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु को आजा
किसी वस्तु की लंबाई मापने की सबसे सटीक तरीका कौन सा है? कैलिपर। एकदम 0.02 mm तक एकदम न्यूनतम माप सकता है, बट उसकी जरूरत नहीं है। लिखे कैलिपर। कर्ण रेखा मापन के लिए इसको काट दीजिए, ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसको काट दीजिए, तो 4-5 को पॉइंट को काट दीजिए। बस क्लास 7 में ऐसा नहीं रहेगा, वो 5 पॉइंट हम पहले से हटा देंगे, उसके बदले हम एनसीईआरटी जोड़ेंगे। एक निश्चित अंतराल के पश्चात दोहराई जाने वाली गति को अभी तुरंत बता दें, महावीवीआई, MVVI। कौन VVI? मान लो MVVI जनरल कंपटीशन का सबसे बेहतरीन सवाल है, अभी तुरंत बताए हो। एक निश्चित अंतराल के पश्चात दोहराई जाने वाली गति को कौन गति? आवर्ती गति। इधर उधर की गति को कौन गति? दोलनी गति। अच्छा बताइए, अभी हम कौन गति कर रहे हैं? दोलनी गति। दोलनी गति है तो आवर्ती गति नहीं है? नहीं है तो अभी जो कर रहे हैं ये दोलनी गति भी है और आवर्ती गति भी है। लेकिन जो ऐसे सही आवर्ती गति है लेकिन दोलनी गति नहीं है। आज का सबसे बेहतरीन सवाल जो आपके लायक है, जो आपके कंपटीशन में पूछता है, वो यही है। अगला में चलते हैं दोस्त मेरे। अगला की कहता है आपको, बताइए। मापन की त्रुटि। किसकी त्रुटि? बताइए। कहता है मापन में त्रुटि से बचने के लिए क्या ध्यान देना चाहिए? वस्तु के साथ पैमाना को समानांतर रखना चाहिए कि टेढ़ा मेढ़ा? कैसा रखना चाहिए? कल भी पढ़ाए थे हम, सबको एक सीध में रखिएगा तब सही से नापिएगा। समानांतर रखना चाहिए। बताओ, कल हम बताए थे, क्या बताए थे आप याद कीजिए। हम आपको बताए थे कि कोई भी वस्तु गतिशील है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है इसलिए आपको पूछ सकता है। इधर 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 देखो, हम आपको 100% सवाल बनाना है तो एक एक चीज पढ़ना पड़ेगा। हम चलाइए अपन घर से नहीं तोरा पढ़ा रहे हैं। यो एक आध दो जो लाइन हम कटवाए हैं उस क्लास 7 में ऐसा नहीं होगा। हर लाइन मेरे द्वारा 3 बार देख लिया गया है। हम तुम्हारे सापेक्ष गतिशील हैं कल बताए थे हम, याद कीजिए। आप ऑब्जर्वर हैं और हम गतिशील हैं। हम अगर गतिशील है, कोई भी गतिशील वस्तु किस आधार पर मानी जाएगी? आप हमको गतिशील कैसे मानिएगा? एनसीईआरटी का सवाल है क्लास 8 का। हम आपके सापेक्ष गतिशील आप हमको कब मानिएगा? जब हम लगातार दूरी और विस्थापन को बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। अभी आप हमको गतिशील मानिएगा? मान लीजिएगा। नहीं मानिएगा? बोलिए ना। लेकिन अब आप हमको गतिशील मान रहे हैं तो कहते हैं कोई भी गतिशील वस्तु किस आधार पर मानी जाती है? स्थिति में किसके आधार पर? परिवर्तन के आधार पर। एग्जाम हॉल से निकलते हैं, चला की लगता है दूध तरीका, पढ़े कुछ और थे आया कुछ और, ये अब नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एससीईआरटी में थ्योरी दिया हुआ है। क्वेश्चन है कोई भी गतिशील वस्तु किस आधार पर मानी जाएगी? हम कल आपको बोले थे कि हम कहां हैं ये किससे पता चलेगा? दूरी और विस्थापन से। दूरी और किससे? विस्थापन से। महावीवीआई सिलाई मशीन। हा महावीवीआई MVVI सिलाई मशीन की कौन सी गति सिलाई प्रक्रिया? देखो एक मिनट, सिलाई मशीन की कौन सी गति सिलाई प्रक्रिया में मदद करती है? अब दोनों अलग अलग बात है, ध्यान। एक मिनट रुक जाओ। कौन सी गति सिलाई करने में मदद करती है? आवर्ती गति की दोलनी गति? देखो एक मिनट, तनी हमरो बात तो सुन लो, क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान से समझना। सिलाई मशीन के सुई की गति दोलनी गति, और जो दोलनी गति वो आवर्ती गति होगी। अरे बेईमान, अभी तुरंत बताए हैं। बिलाए नहीं समझे? अगर सिलाई मशीन के सुई की गति दोलनी गति की आवर्ती गति, आवर्ती गति ना, प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति है ना, तो सिलाई मशीन के सुई की गति हो गई दोलनी गति और आवर्ती गति। लेकिन ओकर जो पहिया है जो ऊर्जा को स्टोर करता है वो कौन गति? आवर्ती गति। और आवर्ती गति को घूर्णन गति कहेंगे। आप पढ़िए तो,
सिलाई मशीन की कौन सी गति सिलाई की प्रक्रिया में मदद करता है? घूर्णन गति। एक मिनट रुक न रे, सब गड़बड़ा जाएगा। घूर्णन गति को यहां हम आवर्ती गति कह दें। अरे बोलिए, आवर्ती गति को हम दौलनी गति कह दें। बोलवे नहीं करेगा। लेकिन रुक, मदद करता है वो गोल वाला पहिया जो एनर्जी को स्टोर करता है और फिर ट्रांसफर करता है। लेकिन कहेगा सिलाई करता कौन है? सिलाई करता है। अब बताओ, आपके पढ़ाई में मदद कौन कर रहा है? पापा। हम लोग तो दोस्त आप चला एक पर हम तो समझो कि मेरा गुस्सा इतना खराब है कि हम बस अपने आप का, मेरा मुंह हम अपने आप को का कंट्रोल में रखें। हम बोलेंगे तो बहुत खराब निकल जाता है। तू ही बाहर में जाकर कहोगे तो मास्टर जो है बड़ी गड़बड़ बोलता है। चलो कोई बात नहीं, जात तुझे माफ किया। आ जाओ इधर। अभी दोस्त हम जो यहाँ खड़े हैं ना, सिर्फ मेरा शरीर है यहाँ है, मेरे साथ पूरा सुबह से कोई भी क्लास नहीं लिया है। आप पता कर लीजिएगा, एक भी क्लास नहीं लिया। सिर्फ आपका क्लास लेंगे और फिर जाएंगे। तो कब आएंगे कहना मुश्किल है। कुछ ऐसी समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम है जो चल रहा है, बट फिर भी खड़े इसलिए हैं कि लगा कि नहीं, ये बैच को हम बोले हुए थे पढ़ाएंगे, तो बस पढ़ाएंगे और निकलेंगे। सुबह से हमको लगता है एक घूंट पानी भी नहीं पिए हैं, एक घूंट पानी नहीं पिए। और अभी जो हम आए, आप जाके पता कर लीजिएगा, हमको लगता है पिछले 10 साल में अगर मेरा 4 दिन क्लास ऑफ होगा तो वो एक दिन आज है, वो एक दिन आज है। उस लेवल में जाके हम क्लास की रेगुलरिटी मेंटेन रखते हैं। लेकिन फिर भी ये क्लास हम नहीं छोड़े कि हम अभी आए हैं, ड्राइवर को बुलाए कि नहीं हमको लेना है क्लास, तुम आओ। आके चूंकि टीचर नहीं था खाली और इतना बच्चा लौट के जाता तो ठीक बात नहीं था, तो इसलिए हम सोचे कि नहीं चलो क्लास ले लेते हैं। बाकी दोस्त ऐसे नहीं करो, गड़बड़ हो जाता है। हाँ, मेरा हर हमेशा आप ही स्टेज पे खड़े रहिएगा, कोई सामने से कुछ बोल देगा आपको कैसा लगेगा? आपको कल होके टीचर बना देंगे, आप जाके वहां खड़े हो जाइए। आप सबसे बड़ी बात कि मेरा 2 मिनट आप बर्बाद करते हैं। हम आपको हंसाएंगे ना, हम हंसाएंगे तो उसमें भी कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन आप जो कुछ बोलिएगा ना तो उसमें सबका टाइम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मेरा दिमाग उधर जाएगा। अब लिखना है तो आप कभी टीचर बनिएगा तब समझ में आएगा कि जो लिखना होता है उसको पहले दिमाग में लाना पड़ता है, उसका एक क्रम सेट करना होता है। बिना क्रम सेट किए हुए आप आ जाइए स्टेज पर, 2 लाइन के बाद तीसरा लाइन में आप चुप हो जाइएगा। उसके लिए दिमाग अस्थिर रहेगा तभी तो, नहीं तो आप कुछ बोलिएगा हम उलझ जाएंगे, उसमें गुस्सा आएगा, तो पूरा सबका टाइम आप खराब कर दीजिएगा। हम हंसाएंगे ना, हम अगर आशिक की भी बात करेंगे तो उसमें भी मेरा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि हम कॉन्सेप्चुअली चीजों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसलिए दूसरे की का समय बर्बाद नहीं कीजिए। आपको नहीं पढ़ना है आप मत आइए, घर पे रहिए। क्या जैसे दोस्त तुम समझो ना कि हमरा इतना पकड़ते बैच पर है कि तोरा जूते जूता मारेगा सब मिलके। इतना कम पकड़ थोड़े है मेरा बैच पर, इतना खराब थोड़े पढ़ाते हैं। जो टीचर अच्छे से पढ़ा देगा ना उसका पूरे बैच पे पकड़ होता है। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप गलत मास्टरवा को छेड़ रहे हैं। देख लो माहौल 2 मिनट में बदल जाएगा। आ जाओ इधर, आ दोस्त, तुम डिस्टर्ब नहीं करो, हम अपने हिसाब से हमको पढ़ाने दो। इधर आ जाओ। सिलाई मशीन में अभी हम क्या बता रहे थे? हाँ, सिलाई मशीन में कौन सी गति सिलाई की प्रक्रिया में मदद करता है? चक्का। चक्का कौन गति? घूर्णन गति। प्रत्येक घूर्णन गति आवर्ती गति है, दौलनी गति भी है। बोलिए हाँ। याद कीजिए ना, इधर हम आवर्ती गति जो लिखे थे, झूले की गति, वो इधरों था कि नहीं था? अब देखिए, लेकिन सिलाई करते हैं किससे? सुई से। तो बताइए, सुई से अगर हम सिलाई करते हैं, जैसे आपकी पढ़ाई में मदद आपके पिताजी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ तो आप न रहे हैं। तो सिलाई करता है सुई और सिलाई करने में मदद करता है पहिया। इसकी जो गति होगी, सुई की गति, ये केवल और केवल दौलनी गति होगी कि आवर्ती गति होगी? समझ में आ रहा है? तो जल्दी से लिख लीजिए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? हाँ, तीनों में से कोई एक रहेगा, अन्यथा आपके पास तो एक से अधिक वाला ऑप्शन रहबे करता है।
हाँ मार दीजिएगा। बढ़े आगे। हाँ इंग्लिश लैंग्वेज भी आएगा। हाँ जी। घूर्णन गति नहीं हो सकती। आप फरियालो ना हमरा से, हमको जिंदा है भाई, जिंदा है एकदम फरियालो। यही गति जो है इससे जा रही है, इसको तुम कह रहे हो कि ये दौलनी गति होगी। यही रुक जाओ भाई, यही ना कह रहे हो आप। कौन? अच्छा एक मिनट, यहां पर ये दौलनी नहीं होगा। इट्स माय मिस्टेक, ये छोटा छेड़ा है। हम ही ने पढ़ाए तो रहे। देखो ये छोटा छेड़ा है। घूर्णन गति और कौन गति, एकदम सही बोल रहे हो, आवर्ती गति। और ये कौन गति, दौलनी गति। आप सही है, हम इन तरह पढ़ाए हैं रे। प्रत्येक आवर्ती गति दौलनी गति है, लेकिन प्रत्येक दौलनी गति आवर्ती गति नहीं है। बाप रे बाप। बढ़े आगे। ठीक है। अच्छा घूर्णन गति है तो आवर्ती गति होगा ना हो, लेकिन दौलनी होगा। ऐसे ऐसे करता है वो तो ऐसे से घूम रहा है। ई लेकिन ऐसे ऐसे करता है, इधर उधर की गति दौलनी गति। तो ये कौन गति, दौलनी गति। अब सही है। बढ़े अगला। झूले पर किसी बच्चे की गति, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। आप बताओ कौन गति, कौन गति। अब कुछ बच्चा कहेगा सर मान लीजिए ऐसा ऐसा वाला झूला रहेगा तब। हम तरह बताते हैं, झूला जब भी कहे ना दोस्त, यही वाला झूला समझना, पेंडुलम वाला झूला। या तुम कहोगे नहीं मान लीजिए सर राम झूला ऐसे ऐसे रहेगा, वो तो आपका आवर्ती गति भी हो गया, नहीं हो गया। झूला जब भी दे क्वेश्चन में ये वाला समझिएगा। बताइए तो इधर उधर की गति है, इधर उधर की गति कौन गति, तो कौन गति यहां मार दीजिएगा। कौन गति मारिएगा, चक्रीय गति। अब देखो यहां चक्रीय गति नहीं लिख के लिखना, कौन गति, दौलनी गति। चक्रीय गति कौन गति हो जाएगा, जब ऐसे घूमेगा तो, ठीक ना। लेकिन तुम्हारा जो जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन आता है उसमें झूले की गति मतलब ये वाली गति है, ठीक ना। तो कौन गति मारिएगा, दौलनी गति। बढ़े, आंसर लिखेगा, ये चक्रीय नहीं लिखिएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 215। आहा, ये देखो कितना सुंदर है। हेने और हेने बताओ आंसर। आवर्त गति के अंतर्गत, पीरियोडिक मोशन की बात कर रहा है, आवर्त गति के अंतर्गत कौन सी क्रिया शामिल है। आवर्त गति मतलब जहां से चलेगा एक निश्चित समय अंतराल में जब बार बार दोहराया जाएगा, वही ना आवर्ती गति है। तो बताइए तो कौन गति होगा, जल्दी बताइए कौन गति होगा, जल्दी बताइए कौन गति होगा। आवर्ती, देखो यहां क्लियर हो जाएगा और ध्यान से समझना। हमने आपको कहा, क्या कहा, अरे यार, आवर्त गति के अंतर्गत ध्यान से देखना कौन सी क्रिया शामिल होती है। दौलनी गति आवर्ती गति है? घूर्णन गति आवर्ती गति है, नहीं है। अरे बाप रे मां, यही बच्ची कह रही है नहीं है। आवर्ती दौलनी याद कीजिए हम एक बार, कोई बात नहीं, आप बढ़िया समझ लो। आवर्ती गति में पहला था घड़ी के सुई की गति था, घड़ी की सुई। दूसरा झूला था, तीसरा पेंडुलम था। यहां क्या था, झूला था, दूसरा पेंडुलम था। रुक जा। आवर्त गति हम आपको क्या बोले, के अंतर्गत कौन सी क्रिया शामिल होती है। तो बताओ इस सब जो है दौलनी गति है कि नहीं है। तो हम ये कहें, अगर आवर्त गति को सिर्फ इन शब्दों में अगर हम कहें, ध्यान दीजिएगा, ये कौन गति, आवर्त गति है, लेकिन ये दौलनी है कि नहीं है, दौलनी है। ई कौन है, तो ये घूर्णन है कि नहीं है। थोड़ा और क्लियर लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब बताइए
हेई जो गति है ये दौलनी है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? हेई जो गति है ये घूर्णन है कि नहीं है? और हम कहते हैं आवर्त गति दौलनी भी है और कौन है? घूर्णन भी है। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? एक बार और समझा देते हैं, बढ़िया से समझो। हमने कहा आवर्ती गति क्या है? जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाए उसे क्या कहते हैं? ये भी आवर्ती गति है, ये भी आवर्ती गति है। इस सब गड़बड़ा देगी। अरे भाई ये आवर्ती गति है? नहीं है। आई नो सर। बुझेगा यही बुझा तुम लोग। आओ हम बोले ये आवर्ती गति है, हाँ ये आवर्ती गति नहीं है तो नहीं कहे कह रहा है। एक बार फिर से अरे दोस्त ध्यान से समझना, ई आवर्ती गति है ई आवर्ती गति है, लेकिन ये दौलनी गति भी है। इसका मतलब जो दौलनी गति है वो आवर्ती गति है, बोलेंगे। लेकिन जो आवर्ती गति है वो दौलनी, प्रत्येक आवर्ती गति दौलनी गति नहीं है। रुक एक मिनट, एक लास्ट हमको ही बताओ, घड़ी के सुई की गति, वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। इधर उधर की गति को दौलनी गति कहते हैं, सही है। तो ये एक बड़ा घड़ी के सुई की गति आवर्ती गति है। ये दौलनी गति आवर्ती गति है, और यहां जो दौलनी गति है वो दौलनी गति, ये दौलनी गति है। लेकिन क्या ये दौलनी गति है? तो हम ये कह सकते हैं प्रत्येक दौलनी गति आवर्ती गति है, लेकिन प्रत्येक आवर्ती गति दौलनी गति नहीं है। कुछ है, हाँ कुछ है, कुछ तो ये है। क्या हो चश्मा वाले भाई साहब? चश्मा वाले भाई साहब बोलिए, आप एकदम शक भरी निगाहों से देख रहे हैं, बोलिए। एक मिनट सुन लेते हैं भाई साहब। हाँ है, सही तो है, ठीक तो बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। जैसे अगर ये वृत्तीय गति है तो ये दौलनी गति नहीं है, लेकिन अगर ये दौलनी गति है जो कि आवर्ती गति भी है वो दौलनी गति है। जैसे समझ लीजिए आप, हाँ कि ना? घड़ी के सुई की गति कौन गति? वृत्तीय गति ना। तो वृत्तीय गति कौन गति है? आवर्ती गति। लेकिन क्या ये वृत्तीय गति जो आवर्ती गति है वो दौलनी गति नहीं है, लेकिन जो दौलनी गति है वो आवर्ती गति है। प्रत्येक दौलनी गति आवर्ती गति है, लेकिन प्रत्येक आवर्ती गति दौलनी गति नहीं है। कुछ है? आज हमरो चैनल छोड़ देगा। हो गया? अब क्लियर है? आज छोड़िए और अस्थिर से समझिए। अगर आवर्ती गति आप कहते हैं तो हमने कहा जहां से चला वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल में दोहराई जाए वो कौन गति? आवर्ती गति। इधर उधर की गति दौलनी गति। क्लियर है ना? एक कथन निष्कर्ष वाला जब सवाल देगा ना उसमें उलझ जाइएगा और कहेगा बताओ घड़ी के सुई की गति, एक ऑप्शन देगा दौलनी गति है, एक ऑप्शन देगा आवर्ती गति है, एक ऑप्शन देगा एक से अधिक है। क्या मारिएगा? एक से अधिक है। कहेगा झूले की गति, इधर क्या? झूले की गति इधर ना है, हाँ झूले की घड़ी के सुई की गति कौन गति? आवर्ती गति। आप बताओ, कहेगा पेंडुलम की गति, आवर्ती भी और दौलनी में। आप बुझा कि नहीं? पक्का? चलो दूगो सवाल देते हैं, बनाओ।
तब बुझेंगे बना लिया। ऑनलाइन वालों तुम भी बनाओ, दें पक्का। राम, राम ने पहेली, पहेली बूझो के घर, पहेली बूझो के घर प्यार करने गया, प्यार करने गया और फिर लात जूता खाकर, लात जूता खाकर वापस अपने घर आया। यह कौन सी गति है? यह कौन सी गति है? ऑनलाइन वालों बताना। आवर्ती गति, दूसरा दोलनी गति, तीसरा रेखीय वृत्तीय गति, चौथा एक से अधिक। सोच समझ के बोलो ना तो बड़ी मार मारेंगे। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? सोच समझ के बताओ। गांजा पी गया ये करे, कभी कोई नहीं होगा। देखो ये जो गति है ये कौन गति है? चश्मा वाले भाई साहब बताइए, बोलिए। हाँ, आवर्ती गति। वो यार रुको, पहले चश्मा वाले भाई साहब का इस पे बहुत पकड़ है। जल्दी बोलो आंसर, आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन वाले तुम भी बताओ आंसर। एक से अधिक होगा? अरे दोस्त मेरे, हम कह रहे हैं अगर ये लड़की सही बोल रही है, अगर कोई काम निश्चित समय अंतराल में बार बार होगा तब ना वो आवर्ती गति होगा। दोलनी गति तब होगा जब वो भी बार बार होगा। इधर उधर इधर उधर इधर उधर, एक बार हम यहां से यहां चल गए, फिर अगर बार बार यहां से वहां जूता खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जूता खाकर वापस अपने घर आया और यह काम वो बार बार कर रहा है। अब कौन गति? कौन गति? आवर्ती की दोलनी? कौन गति? इधर उधर इधर उधर, कौन गति? तो दोस्त मेरे, अगर दोलनी गति होगा तो आवर्ती गति नहीं हुआ। आंसर बताओ ना। हाँ अब बुझा। बार बार नहीं होगा तो कोई गति नहीं होगा, तब रेखीय गति हुआ। गया, जूता खाया, आया। बार बार कोई घटना होगा तब दोलनी गति और आवर्ती गति होगा। क्लियर है? समझ में आया? एक और सवाल हो जाए, एक लास्ट सवाल दे रहे हैं, बनाना। ऑनलाइन वालों तुम भी बनाना। ये आपका, आप विश्वास कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। और आप जब क्वेश्चंस मारने जाइएगा तब आपको पता चलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन दें, दें। पहेली बूझो के साथ बैलगाड़ी पर, बैलगाड़ी पर भाग गई। क्या हुई? पहेली एक लड़का है, पहेली एक लड़की है, बूझो एक लड़का है, जो एनसीईआरटी में यही दो नाम यूज करता है। पहेली बूझो के साथ बैलगाड़ी पर भाग गई। भाग गई तो बैलगाड़ी के पहिए की गति बताओ, आवर्ती गति कि दोलनी गति? एक से अधिक। ये तो पहिया अगर जा रहा है, भाग रही है तो रुकेगी? वो तो बार बार पहिया में घूमते रहेगा,
तो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराया जाएगा। बताओ कौन गति? दौलनी ना होगा। कितने लोग हैं ये नंबर के फेवर में? पक्का? बी के फेवर में? चलो आप समझ गया। एक मिनट दोस्त चुप रहना। हाँ आ जाइए इधर। समझ में आया? दौलनी गति आवर्ती गति समझे? हम बोले भैया मेरे कितना प्यार से हम आपको समझाए हैं दोस्त मेरे, अब ना होगा दिक्कत। यार देख लो, वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाए, कौन गति? आवर्ती गति। और अगर इधर उधर की गति होगी दौलनी गति। क्लियर है? बना लीजिएगा बढ़िया से सोच के, इतने डिफिनेशन पे और विचार कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। अब वैसे आपको विचार नहीं करना है, हम इस पर 3 बार और विचार करवाएंगे आपको। आगे की कक्षाओं में शेड्यूल्ड है वो चीजें, तो आप आगे जाइएगा। आवर्ती गति के अंतर्गत कौन सी क्रिया शामिल होती है? तो दोस्त आवर्ती गति ये है, बोलिए हाँ। तो इसके अंदर दौलनी गति भी है, घूर्णन गति भी है। तो दौलनी गति और घूर्णन गति। क्लियर है? आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं तक रखेंगे। 1 मिनट, आपका टेस्ट जो है शेड्यूल हो रहा है। मे भी आपका शनिवार रविवार में से कोनो एक दिन टेस्ट हो सकता है। ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी खत्म हुआ है ना, और साइंस का भी, दोनों टेस्ट शेड्यूल कर रहे हैं। साइंस तो भी खत्म होगा, 3 क्लास और लगेगा। ठीक है? और हो सकता है शनिवार को, हो सकता है रविवार को। ठीक है? ज्योग्राफी का टेस्ट हम शेड्यूल कर दिए। जो टीचर आपको लिखाए हैं उससे भी, जो आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है उससे भी कंबाइंड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है? और आज से आपके पॉलिटी वाले सर आ गए हैं, पॉलिटी आपका स्टार्ट होगा। पॉलिटी का पीडीएफ दे दिया है? अरे भाई आ रहा है, अपने जगह पे बैठ जाओ। हाँ क्या साइंस का? हाँ टेस्ट अलग अलग करवा लेंगे। टेस्ट अलग अलग देना है ना। अभी आपके पॉलिटी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सब लोग 2 मिनट में पीडीएफ ले लीजिए, अपने जगह पे बैठ जाओ। टीचर होने का परिचय दो। रे येलो शर्ट भाई बैठ जाना, क्यों ऐसे करता है? अच्छा बच्चा है तू, दे दो ना, अपने बढ़ा लेगा यार। ऑनलाइन वालों आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। आप पीडीएफ अभी हम डलवा देते हैं फिर से। सामने जो कम्युनिटी में लिंक लगा हुआ है, देखें बाबू, एगो पॉलिटी फिर हल्ला करता है। अरे पर्याप्त मात्रा में आया हुआ है यार, इतना कहे है ये बोलो। देखो मात्र 165 को पॉइंट पढ़ना है, क्लास 6 का पॉलिटी खत्म हो जाएगा। तुम बढ़ा दो ना उधर, ये पीपीटी पीपीटी लगाओ इनका। आ रहा है आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आज से आपका पॉलिटी स्टार्ट होगा। बस दो वक्त गुजर जाएगा, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा तो पूरा पढ़ लीजिएगा। नहीं समय दीजिएगा तो ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, किसी का पढ़ के किसी का बिना पढ़े। क्या हुआ इनका? पानी पीना है? नीचे चले जाइए। क्या बोल रहे हैं? टेस्ट का आंसर किसका? कल वाला टेस्ट का? कल जो बीपीएससी टीआरई का जो ऑफलाइन टेस्ट हुआ था, आंसर बन गया होगा, शाम तक आ जाएगा टेलीग्राम। टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं ना? एगो बीपीएससी वालों का अलग टेलीग्राम बना देते हैं, उसमें बहुत मैसेज आता है। एगो अलग टेलीग्राम बना देते हैं। और किसी को नहीं मिला क्या इधर? उधर बढ़ा दी।
कितने लोगों को नहीं मिला है? कोई है जिसको नहीं मिला है? मिल गया सबको? सुनिए ना, हेलो सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। ये काम करेगा ना? चलिए सब लोग शांत हो जाइए। स्टार्ट करें हम लोग। चलिए देखिए, ये हम लोग का क्लास 6 का है और एससीईआरटी का किताब का है, और ये सारा का सारा पॉइंट जो है हम लोग का एससीईआरटी से ही लिया गया है। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। टॉपिक है आपका विविधता की समझ। विविधता का मतलब क्या होता है जाने दे। ठीक है, जिनको जाना है जल्दी से चले जाइए। सोचिए मत, जिनको निकलना है निकल जाइए, बार बार फिर उठ बैठ मत करिएगा सर प्लीज। अच्छा, इन लोग का पॉलिटी नहीं है क्या? क्या हो गया? और कोई लोग हैं? स्टार्ट करें? और किन्हीं को जाना है? सोए रहते हैं सब लोग, क्या बीपीएससी निकलेगा बताइए? जल्दी करिए सर, फास्ट। स्टार्ट करें अब। पहला पॉइंट है, समझिएगा। देखिए, क्लास 6 का स्टैंडर्ड जो है 6 क्लास के बच्चे के लिए है, लेकिन आप जिस एग्जाम को फेस करने जा रहे हैं वो है बीपीएससी, और बीपीएससी में 6 क्लास का स्टैंडर्ड से ऊपर का क्वेश्चन देगा, लेकिन वो पॉइंट जो है, कीवर्ड जो है वहीं से उठाएगा। यहां पर एक शब्द है जिसका नाम है विविधता, डायवर्सिटी। तो आप लोग को कितने लोगों को पता है विविधता क्या होता है? हाथ उठाइए, आप बताइए क्या होता है। विविधता में एकता होता है, ये विविधता है। और कितने लोग हाथ उठाइए, आप बोलिए। हाँ, मतलब एक ही मंच पर जहां बहुत सारा चीज देखने को मिले उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विविधता। ये बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, हर एक तरह का नाक मुंह सब एक जैसा है कि अलग है? अलग है। तो यहाँ विविधताओं का देश हुआ कि नहीं? तो पूरा जहां हर तरह का चीज आपको देखने को मिले उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विविधता। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट छुपा होगा इस कॉन्सेप्ट में। ये आपका भारत, और इस भारत में देखिए उत्तर भारत जो है हिमालय वाले क्षेत्र से प्रभावित। यस और नो? हिमालय से प्रभावित है ना, तो यहां ठंडा पड़ेगा कि गर्मी? इक्वेटर वाला स्थिति होने के कारण यहां पर ठंडा की गर्मी। मासिन राम में यहां पर वर्षा ज्यादा की कम, और यहां रेगिस्तान वाला क्षेत्र है कि नहीं? और सबसे ज्यादा वन वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश। ये भारत के हर एक कोने में देख लीजिए, हर एक प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है कि नहीं? तो यहां पर इसको बोलते हैं भारत में विविधता है। भारत में क्या है? विविधता है। विविधताओं के आधार पर इसका कानून बना। विविधताओं के आधार पर हर एक चीज का, कल्चर से लेकर इतिहास से लेकर हर एक चीजों का निर्माण प्रारंभ हुआ। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कल्चर का निर्माण कैसे हुआ सर? किसी भी भौगोलिक परिस्थिति के कारण कल्चर का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अभी आपको समझा दे रहे हैं, समझिएगा, फिर पॉइंट वाइज हम लोग करेंगे। जैसे ये वाला पार्ट में अगर हम लोग देख ले तो यहाँ पर आपका पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है। इसके बगल के पास वाले क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश के आसपास वाला क्षेत्र है। इधर देखेंगे तो हम लोग वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है। सही है कि नहीं? एग्जैक्ट ये मैपिंग नहीं है, लेकिन लगभग लगभग आप समझ सकते हैं इसी तरह का लोकेशन है। पंजाब हरियाणा दक्षिण में तो नहीं ना होगा, तो पंजाब हरियाणा है। तो यहाँ पर जो खाना खाते हैं लोग, तीनों का तरह का देखिए क्लाइमेट कैसा कैसा पाया जाता है। यहाँ जो खाना खाने हैं तो पंजाब वाले लोग बोलते हैं रोटी लगाओ। क्या बोलते हैं? रोटी लगाओ। तो रोटी मट्ठा ये सब मोटे मोटे अनाज का खाना खाते हैं, तो बोलते हैं भाई रोटी लगाओ। ठीक है। और जो बंगाल वाले लोग होते हैं बोलते हैं माछ भात खाबो। माछ भात मतलब मछली और चावल खाएंगे। तो लोग का भात बहुत अच्छा लगता है, तो भात खाबो, है ना? तो भात खाता है लोग। चावल, तो यहाँ प्रायोरिटी किसको दिया? चावल। और यूपी वाला बेचारा ठहरे बीच में, तो ये इधर का भी कल्चर और इधर का भी कल्चर। तो लीपी वाला बोलेगा भाई 2 रोटी और चावल लगाना, बोलते हैं। तो ये संस्कृति बना कैसे? भौगोलिक परिदृश्य के अनुसार। तो भौगोलिक परिदृश्य के अनुसार ही संस्कृतियों का निर्माण होता है, और यही संस्कृति बनाता है आपका सभ्यता।
जैसे भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो विविधता मतलब कि एक ही प्लेटफॉर्म पर जहां हर एक चीज का चीज देखने को मिले। जैसे बायोडायवर्सिटी भी एक शब्द आएगा जो आपका पढ़िएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आपका इन्वायरमेंट वाला जो टॉपिक है उसमें आएगा बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। तो जहां पर आपका इक्वेटरिक रीजन है, जहां पर 0 डिग्री के आसपास, जहां पर वर्षा ज्यादा की कम, यहां पर वर्षा ज्यादा की कम, यहां टेम्परेचर ज्यादा की कम, क्योंकि यहां प्रशांत महासागर है, यहां अटलांटिक महासागर है। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर यहां तो है सिविक्स, आप तो बात कर रहे हैं कल्चर, सिविलाइजेशन, हिस्ट्री, और समझा रहे हैं आप ज्योग्राफी। करना क्या चाह रहे हैं सर? तो अभी 10 मिनट में पता चल जाएगा। जो करना चाह रहे हैं आपके बोर्ड पे सारा आंसर रहेगा। 6 क्लास का जो एससीईआरटी के बुक में दिया है यही सब चीज है, आपके दिमाग में रखना है। पता ही नहीं चलेगा आपका कौन सा सब्जेक्ट है, लेकिन वो 6 क्लास का है ना, सब चीज पढ़ना है उसी तरह का। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि टेम्परेचर यहां पर ज्यादा की कम, ज्यादा। जब टेम्परेचर ज्यादा है और पानी की मात्रा ज्यादा है तो वाष्पीकरण ज्यादा की कम, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो क्लाउड का निर्माण ज्यादा की कम, यानी बादल का निर्माण जब ज्यादा होगा तो कंडेंसेशन ज्यादा की कम, यानी संघनन ज्यादा होगा कि कम, और कंडेंसेशन ज्यादा होगा तो बारिश की मात्रा ज्यादा की कम। तो टिप टिप बरसा पानी, और पानी में क्या लगा दो? आग लगा दो। तो बढ़िया से पड़ेगा तब ना आग लगेगा। तो यहां पर बारिश की मात्रा ज्यादा की कम, टेम्परेचर की मात्रा ज्यादा की कम, ज्यादा है। तो जब ये सारा चीज आपको दिखेगा ज्यादा है तो बोलते हैं ना, जैसे कोई घर से खाया पिया घर का है, मोटा ताजा लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? बड़ा खाया पिया घर से लग रहा है यार। और जो एकदम थोड़ा दुबला पतला लगता है बोलते हैं घर में खाना नहीं मिलता है क्या? हम लोग आपस में जो बात करते हैं, जो रियलिटी है ऐसे ही, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। सभी पात्र काल्पनिक है, किसी को बुरा ना लगे। तो यहां पर क्या देखते हैं कि जैसे यहां पर देखिए पानी भी ज्यादा, नहीं बोल रहे हैं, तापमान भी ज्यादा, तो पेड़ पौधा लंबा चौड़ा होगा कि छोटा छोटा? लंबा चौड़ा। तो यहां पर पेड़ पौधा जो है पूरा एकदम बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा हुआ, एकदम एकदम वो दिलीप सिंह राणा का जैसा खली लंबा चौड़ा। ठीक। अब उसके बाद जो बच कुछ जाएगा छोटा छोटा, राजफल ज्यादा भी धीरे धीरे बड़ा होगा। तो धीरे धीरे बहुत सारा जो है यहां पर झाड़ी वगैरह भी क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि यहां पर पानी की संख्या ज्यादा थी कि कम? पानी पीने के लिए पानी वाला जानवर मछली उछली रहेगा कि नहीं? पानी पीने के लिए जंगल वाला जानवर जाएगा कि नहीं? पानी पीने के लिए आकाश वाला जानवर पंछी वगैरह आएगा कि नहीं? यानी ये वाले क्षेत्र में सभी पशु पक्षियों का ढेर होगा। साइबेरियन से पक्षियां आएगी, बोलते ही नहीं है। तो यहां पर सभी तरह का जीव जंतु देखने को मिलेगा, सभी तरह का पेड़ पौधा देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बायोडायवर्सिटी, यानी जैव विविधता। तो जैव विविधता किस क्षेत्रों में पाया जाएगा वो डिपेंड करता है उसके क्लाइमेट पर। समझ में आ रही है बात? तो ये जो प्रश्न है आपका, इसमें कुछ ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो गया, कुछ इतिहास का भी प्रश्न हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं जो सिविक्स में क्वेश्चन आएगा कि हमारे बीच जो विविधता है उसका कारण क्या है। हम लोग जो आपस में यहां पर देख रहे हैं इसमें विविधता है, बहुत सारा डिफरेंस दिख रहा है, इसका वजह क्या है? तो एससीईआरटी का किताब में कुछ आंसर भिन्न होता है। जैसे आप जो सोच रहे हैं, जैसे हम इतिहास का पहला क्लास जब एंसेंट का लिए थे तो उसमें था मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला पहला चीज क्या था? तो हम लोग को पता है अग्नि, लेकिन वहां लिखा था औजार। तो बच्चा को समझा रहा है कि भाई औजार से ही तो बना क्या? अग्नि। तो इसलिए कुछ जो आंसर होगा थोड़ा सा डिफर करेगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। वास्तविक आंसर भी आपको हम बता देंगे। तो हमारे बीच विविधता का कारण क्या है? तो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र और समाज, यही ना है। मतलब क्या कि उत्तर भारत की ओर देखें तो जहां एक ओर हिमालय है, दक्षिण भारत की ओर देखें जहां इक्वेटर के पास है, पूर्व भारत की ओर देखें जहां मासीनाम जैसे जगह है जहां पर वर्षा सबसे अधिक होता है, और पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो थार रेगिस्तान है। लिख लीजिएगा, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विषुवत रेखा का प्रभाव, विषुवत रेखा का प्रभाव, पूर्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? मासीनाम, खासी पहाड़ी पर है। मेघालय पठार में 3 पहाड़ियां पाई जाती है, गारो, खासी एंड जयंतिया। ऑल्सो ट्राइब्स, वो ट्राइब्स भी है, गारो ट्राइब्स, खासी ट्राइब्स एंड जयंतिया ट्राइब्स। पश्चिम में थार डेजर्ट, थार रेगिस्तान। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट 2 प्रकार का होता है, एक कोल्ड एंड वार्म, एक ठंडा और एक गर्म। जैसे ही रेगिस्तान सुनते हैं हम लोग के दिमाग में चलता है अच्छा गर्म होगा, लेकिन लद्दाख क्या है? अंटार्कटिका क्या है? ठंडा। सहारा क्या है? गर्म। थार क्या है? गर्म। पूछा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन? तो मार देते हैं सहारा, मारते हैं सहारा, लेकिन होगा अंटार्कटिका। लेकिन अंटार्कटिका ऑप्शन में देगा ही नहीं, तो मारेंगे सहारा।
लेकिन गर्म और ठंडा जब देगा तो ठंडा में मारेंगे किसको? अंटार्कटिका। तो बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको समझना पड़ेगा, और बीपीएससी के स्टूडेंट है तो और खासा समझना पड़ेगा, वहां जनरल कंपटीशन से बहुत अलग हट के सोचना है आपको। तो हमारे बीच विविधता का कारण क्या है? विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र और समाज। भौगोलिक क्षेत्र का ये वर्गीकरण हमने कर दिया, और समाज में जो सामाजिक स्थितियां हैं हमारी, जिस तरह से हम लोग का रहन सहन है, खान पान है, ऊंच नीच है, गरीब उरीब है, ये सब सारा चीज वो उस व्यवस्था के अनुसार चलता है। देखिएगा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग सब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, देखे बोलते ही नहीं आप लोग। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग सबके पास देखिए कार है तो सबके पास कार होता है, चाहे छोटा कार हो चाहे बड़ा कार। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले साइकिल है तो सबके पास क्या होता है? ठेला है तो सबके पास, रिक्शा है तो सबके पास। वो सामाजिक ये है वर्गीकरण, और ये जो अभी हम लिखा है वो क्या है? भौगोलिक क्षेत्र। स्पष्ट है? तो हमारे बीच विविधता का क्या कारण है? तो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र और समाज का। अच्छा कोई आते हैं तो करते हैं, फिलहाल तब तक काम चलाइए ना। पहले क्यों नहीं बोलते हैं? सर के समय में तो बोलना चाहिए था ना। 1 घंटा आप लोग ऐसे ही सह लिए, बताइए। कोई बात नहीं, करवा देते हैं। हटा दें इसको, पॉइंट नोट करिएगा जो बता रहे हैं। कक्षा में बैठे हुए छात्रों के अलग अलग दिखने का कारण क्या है? जरूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हैं वही आंसर देगा एससीईआरटी। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है, समझिएगा बात को हम जो बता रहे हैं। इसका आंसर है आपका शारीरिक भिन्नता। आप जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन यहां भी हम बोले थे ना कि सबका नाक मुंह कान सब एक जैसा है, नहीं है। तो उसका शारीरिक भिन्नता के आधार पर सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। कोई नट्टू है, नट्टी नट्टू, कोई लंबू लंबी, है ना, सब दोनों का लिंग बोल दे रहे हैं, है ना। तो जाति लिंग मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव। आर्टिकल 15, आर्टिकल कितना बोले? धर्म जाति लिंग मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव। आर्टिकल कितना? इसलिए हम सबका नाम ले, नट्टा बोले तो नट्टी भी बोले, ताकि आप बोलिए ना सर नट्टी तो छोड़ दिए, लंबा बोले तो लंबी भी बोले। आर्टिकल कितना? और जो साइड से बता रहे हो ध्यान रखिएगा, वही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्या करेगा? दोहराएगा। अभी 6ठा क्लास चल रहा है, इसके बाद और बाकी है क्लास। और चूंकि हम पहला ही दिन आप लोग का एंशिएंट हिस्ट्री लिए थे, मॉडर्न हिस्ट्री लिए, मॉडर्न हिस्ट्री में और मजेदार चीज होगा, और क्वेश्चन तो वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा। गड़बड़ाने दिए, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। भारत का संविधान किस प्रकार का गणराज्य स्थापित करता है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। जो हम लोग का प्रस्तावना है, जो हम लोगों का प्रस्तावना है, या हम लोग का जो उद्देशिका है, प्रस्तावना को हम लोग क्या बोलते हैं? उद्देशिका। इंग्लिश में प्रेम्बल बोलते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है? हम भारत के लोग से। क्लियर है? तो भारत का संविधान, संविधान मतलब सम मतलब बराबर, विधान मतलब कानून, सबके लिए कानून क्या है? बराबर है। और हमारा संविधान जो है वो लगभग अगर पूछेगा 2 तरह से क्वेश्चन कि लागू कब हुआ, तो लागू में भी 2, आंशिक रूप से लागू तो 26 नवंबर 1949, और बोलेगा पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950। आंशिक रूप का मतलब हुआ कि हमारे यहां संविधान जो है 395 आर्टिकल हैं। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 395। 395 में से कुछ आर्टिकल यहां पर क्या कर दिए गए? लागू कर दिए गए। पूरा आर्टिकल लागू नहीं हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे के पूरे आर्टिकल यहां पर लागू कर दिए गए। इसलिए पूर्ण रूप से लागू बोलेगा तो 26 जनवरी 1950। इसी दिन हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। फिर करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछेगा कि 26 जनवरी 1950 को, सॉरी 2025 को, 2025 चल रहा है ना, 26 जनवरी 2025 को हम लोगों ने जो गणतंत्र दिवस मनाया वो कितने साल खत्म करने के बाद? यही तो है, फंसे बीपीएससी का क्वेश्चन है। बीपीएससी का क्वेश्चन फंसाया। पहला ऑप्शन देगा 75, दूसरा ऑप्शन देगा 76। क्या होगा? कितना साल पूरा हुआ? 75। और कैवा वर्षगांठ मनाए हैं? 76। कितना मूल अंतर है? सिंधु घाटी का सभ्यता का कारण बाढ़ ही था, और सिंधु घाटी की सभ्यता का कारण बाढ़ भी था। ही और भी पूरे शब्द को क्या कर दिया? बदल दिया। कौन सही है कौन गलत निष्कर्ष कीजिए। तो 75 साल हमारे पूरे हो गए और 76वां हम लोग मना रहे हैं। ये दिमाग में रखिएगा। जैसे आपका बर्थडे होता है ना सर, तो मान लीजिए 20 साल पूरा किए तो 21वां बर्थडे मनाते हैं आप। मतलब 20 कंप्लीट हुआ और 21वां में आप चढ़ गए, समझ रहे हैं? तो 75 कंप्लीट हुआ, 76वां में हम चढ़ गए। फिर क्वेश्चन पूछेगा उस समय में आने वाले मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के। ये सब किसका विषय है?
करेंट का है, लेकिन हम आपको यहां समझा रहे हैं पॉलिटी में। तो ये पॉलिटी का शुरुआत जो है हम भारत के लोग, यानी सबसे शक्तिशाली कौन है? भारत की जनता। अब बोल रहा है भारत का संविधान किस प्रकार का गणराज्य है, यहां से एक और शब्द निकल रहा है गणराज्य, रिपब्लिक। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है, कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। गणराज्य का मतलब होता है कि जो महामहिम होगा, जो सुप्रीमो होगा, जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा, वो राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बल्कि वो चुनाव के द्वारा आएगा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो। समझ रहे हैं? तो दिमाग में एक ही चीज रखना है, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गणराज्य। क्या बोलेंगे? गणराज्य। तो क्या भारत एक गणराज्य देश है? पक्का? पक्का? क्या ब्रिटेन एक गणराज्य देश है? नहीं है। ब्रिटेन में राजतंत्र है ना, तो ब्रिटेन गणतांत्रिक देश, भारत गणतांत्रिक देश, और दोनों में लोकतांत्रिक देश है। याद रखिए, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। इन्होंने कहा था जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। ये सब एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो गणराज्य समझ में आया? अच्छा, अब है प्रभुत्व संपन्न, जिसको सॉवरेन बोलते हैं इंग्लिश में। कितने लोगों को पता है? हाथ उठाइए, बोलिए। हाँ, जब आंतरिक मुद्दा हो या बाह्य मुद्दा हो, जब दोनों मुद्दों पर हमें डिसीजन हो, मेकिंग डिसीजन हो कि हम कोई भी किसी भी प्रकार का डिसीजन ले सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न है। और एक राज्य की परिभाषा में प्रभुत्व संपन्न होना बहुत आवश्यक है। जैसे बिहार एक राज्य है कि नहीं? क्योंकि बिहार के पास प्रभुत्व संपन्न है नहीं, इसलिए बिहार एक राज्य नहीं होता है। क्या बिहार अंतरराष्ट्रीय समझौते पर संधि कर सकता है? क्या बिहार अमेरिका से संधि कर सकता है? इस कारण हम लोग बोलते हैं बिहार एक राज्य नहीं है। उस कारण राज्य की परिभाषा के अनुसार, नहीं तो बोलचाल की भाषा में तो बोलती ही है, नहीं तो बाहर वाला बोलेगा पागल है, नहीं बोलेगा। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ कि आंतरिक मुद्दा हो या बाह्य मुद्दा हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों पे डिसीजन मेकिंग का अधिकार आपके पास है। उसी को बोलते हैं सॉवरेन, उसी को बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता नहीं चलता है। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब आंतरिक और बाह्य मामले पर निर्णय लेने का अधिकार हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी, समाजवादी का मतलब कितने लोगों को पता है? हाथ उठाइए। यहां लगता है थोड़ा विकेट कम है। हाँ, हाथ उठाए, बोलिए। कलम उठाना मतलब हाथ ही उठाना। इधर, हाँ बोलिए। सरकार का अधिकार हो। बैठिए, इसको हटा दें, तो जगह हमारे पास कम है। देखिए, जब आप लोग पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा याद दिलाना चाहते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, तो बोलिएगा सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, ये सब मिक्सअप है, इंटीग्रेटेड है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपका क्लियर होते चला जाएगा। अर्थव्यवस्था जब पढ़ते हैं तो इसको बेसिकली हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, उत्पादन के आधार पर, और एक बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, विकास के आधार पर। ध्यान से सुनिएगा, ये मत सोचिएगा कि अच्छा ये तो इकोनॉमिक्स है, अभी छोड़ देते हैं, जब सिविक्स वाला आएगा ना तभी पढ़ेंगे। ये सारा क्वेश्चन को आपको बनाएगा, हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से क्या रहेगा? कोरिलेट रहेगा। तो उत्पादन के आधार पर हम इसको तीन भागों में बांट देते हैं। कैपिटलिज्म इकोनॉमी, जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम लोग बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर है? यहां भी होता है तीन प्रकार। एक होता है विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश, डेवलप्ड कंट्री। एक होता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश, अंडर डेवलप्ड। और एक होता है विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश, जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री। और भारत के संदर्भ में अगर प्रश्न पूछेगा तो भारत एक कैसा देश है? डेवलपिंग है, विकासशील है। यहां से भारत कैसा है? मिश्रित है। ठीक है? तो पूंजीवादी का मतलब होता है प्राइवेट सेक्शन, जिसका स्वामित्व उसके पास ही होता है, निजी कंपनियां ज्यादा होती है। और समाजवाद मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्शन। तो वैसा क्षेत्र जहां पर उत्पादन पर अधिकार जो होगा वो गवर्नमेंट सेक्टर का होगा, उसको हम लोग बोलते हैं समाजवादी। उसी से प्रेरित है यहां पर, जो नेहरू का बहुत बड़ा सिद्धांत के रूप में इसको जाना जाता है, नेहरूवादी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है समाजवाद वर्ड को। याद रखिएगा, अगर समाजवाद से कोई रिलेटेड करेगा नेता से, तो नेता का नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान इधर रखिएगा सर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ हाँ। अब हम ये सवाल क्यों पूछे पता चला? ताकि पता चले कि आप सच में यहां ध्यान है या हाँ हाँ, है ना? विराट कोहली तो पाकिस्तानी खिलाड़ी है। आप करिए कोई हाँ हाँ, बीच में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, पता चल जाएगा आप यहां है कि खोए हुए हैं, है ना? अभी चल रहा है, आज है कितना तारीख? 7 तारीख। वैलेंटाइन का वो डे चलता है, नहीं चलता है? आज कौन सा दिवस है? इसीलिए बीपीएससी नहीं होता है,
आपके एग्जाम में रोज डे पूछेगा तो मार दीजिएगा आज वाला खत्म कहानी है। ये लफुआ लोग मनाता है ये वाला डे। आपके किताब का जो रोज डे है वो 12 फरवरी है। आप बोलिएगा अरे आज तो रोज डे था, हमको कोई रोज दी थी तो मना दिए 7 तारीख को, असती है ना। तो वो रोज डे एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा वो रोज डे कितना तारीख 12 फरवरी, कहानी खत्म, विकेट गिर जाएगा। तो 12 फरवरी को कौन सा दिवस, रोज डे। अब हम बीच बीच में बात करेंगे ताकि आपको भुला दें, और कुछ कुछ बीच से उठा के पूछ देंगे क्वेश्चन। उस स्टूडेंट से पूछेंगे जिसका ध्यान हमको लगता है यहां पर नहीं है, इधर उधर देखने में व्यस्त हैं वो लोग, है ना। तो समाजवाद क्लियर हुआ। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, मतलब किसी भी देश का कोई एक खास धर्म नहीं है बल्कि सभी धर्मों को साथ में लेकर चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हमारा देश है ना, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, न्याय कितना प्रकार का, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, अभी आएगा यहां पर सारा किताब का वो चैप्टर में वो सारा पॉइंट आने वाला है। सामाजिक आर्थिक और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितना प्रकार का। लेकिन एससीईआरटी में आपको 4 ही बताया है। एससीईआरटी कितना बताया है, छठा क्लास का ना है सर, तो उसको 4 लगा, 4 बताया, हम उसमें जोड़ देंगे कितना 5, ताकि आप कंपटीशन के व्यू से उसको समझ पाइए। बात समझ में आ रही है ना। यहां तक स्लाइड में कोई दिक्कत, ऐसा नहीं समझिएगा कितना नंबर चल रहा है, समय बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं समझिएगा, क्योंकि जो बता रहे हैं वो बेस है और बीपीएससी का मतलब होता है कंसेप्ट। अलग बात है कि कभी कभी वो रेलवे जैसा भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, जैसे इस बार मेन बीपीएससी 17वीं वाला जो पूछा उसका कोई क्षमता था, लेकिन हमेशा वैसा पूछेगा ऐसा जरूरी नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार किस प्रकार, अच्छा अभी जो 2 डेट लिखे थे 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस मनाते हैं, कानून दिवस, और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो भारत के संविधान के अनुसार किस प्रकार का न्याय सुनिश्चित किया, अभी बताए कितना प्रकार का, कौन कौन। तो इसका आंसर वही है, सामाजिक आर्थिक और, आवाज भी होता है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि जो जस्टिफाई है, जो जस्टिस करेगा, न्याय है वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया, और यही चीज जब आगे डेप्थ में पढ़िएगा तो आपके पास आएगा आर्टिकल 38 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज के नीति निषेधता। तो जो भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 आर्टिकल है, उसमें एक आर्टिकल आएगा 38, कितना बोले, तो अनुच्छेद 38 में भी कितने प्रकार का न्याय है, 3, कौन कौन, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। ये छठा क्लास है और वो जो बता रहे हैं आपका मेन क्लास है, तो वो दोनों को मिला के पढ़ते चलना है, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि आगे हम लोग का जैसे जैसे बढ़ेगा वो उसका लेवल भी क्या होगा, चेंज होगा। तो अभी हम बता दिए सामाजिक आर्थिक और कौन, तो न्याय कितना प्रकार का, तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख हमारे प्रस्तावना में है और डीपीएसपी में है, कितना आर्टिकल में लिख लिया ना, हाँ चुपके से लिख लेना है, वो जो साइड से बताएंगे। भारतीय संविधान के माध्यम से किन किन स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है, कितना बताया है अभी, 5, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। लेकिन ये बताएगा कितना, कोई दिक्कत नहीं है, वहां ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन के अनुसार मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपके कंपटीशन में। लेकिन है 5, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। जो प्रेमबल लिखा रहता है ना उसमें देखिएगा उद्देशिका में, उपासना, उपासना मतलब होता है प्रे करना, विचार का मतलब जैसे आपके अंदर कुछ चल रहा होगा, जैसे अभी आप लोग के अंदर आ रहा होगा ये मास्टर साहब सही नहीं है ना, ये सिविक्स सही नहीं पढ़ा रहा है, ये ज्योग्राफी का पढ़ा देता है, कभी हिस्ट्री पढ़ा देता है, कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा देता है। तो कुछ लोगों के अंदर जो विचार चल रहा है वो विचार है जो आपके अंदर है, उसको क्या बोलते हैं, विचार। अब उसी में कोई खड़ा होकर बोल रहे हैं मास्टर साहब आप पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, सिविक्स पढ़ा रहे हैं, सिविक्स से पढ़ाइए ना, ज्योग्राफी में काहे जा रहे हैं, तो उसको क्या बोल देंगे, अभिव्यक्ति। आपको हम समझा रहे हैं, ये मत समझिएगा बता रहे हैं ना, समझा रहे हैं कि विचार किसको बोलते हैं, समझ में आया। जैसे आप बोलने के बाद आप फिर कुछ सोच रहे हैं मेरे बारे में, तो उसको क्या बोल दिए, खड़ा होकर या ऐसे ही बोल दिए, तो उसको क्या बोल दिए। अगर आपको हम पे विश्वास है तो लिख रहे हैं कॉपी में, आर्टिकल 38 भी लिखे होंगे, विश्वास है तो लिख लिया, नहीं विश्वास है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत है। और धर्म, कोई भी धर्म को मानने का कोई दिक्कत है, जिसको मन कर रहा है जो धर्म मानिए। बाद में आएगा अंतःकरण, आर्टिकल 25, अंदर से मन करता है तो कोई भी धर्म को मानिए। अंदर से मतलब अंदर से, जैसे हम हिंदू है, मन करता है मुस्लिम बन जाने का, बन जाएंगे, कोई रोक सकता है नहीं। लेकिन जब मुस्लिम बनेंगे तो पूजा करने के लिए मंदिर जाएंगे कि मस्जिद, तो आचरण भी करेंगे मुस्लिमों के जैसा, तो वो पढ़ेंगे आर्टिकल कितना 25। महेश बाबू का एक पिक्चर था, उसमें बोलता है अंतःकरण, एक दिन का वो बनते हैं चीफ मिनिस्टर शायद, देखे हैं, कोई बात नहीं। संविधान के अनुसार प्राप्त करने के लिए कौन कौन से अवसर समान रूप से सभी नागरिकों को दिए गए, पूरा प्रेमबल का ही है, प्रतिष्ठा,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस में। न्याय कितना प्रकार का, स्वतंत्रता कितना प्रकार का, समता या समानता कितना प्रकार का, 2। प्रतिष्ठा और अवसर का, इसमें 2 पॉइंट आता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। बता चुके हैं ना। हो गया। संप्रभुता समझ में आया सबको, गणराज्य समझ में आया, लोकतंत्र समझ में आया। अब्राहम लिंकन के बारे में कुछ बोले थे, क्या हमारा राष्ट्रपति था, क्या हमारा राष्ट्रपति था, क्या हमारा राष्ट्रपति था। तो एक बार हम पहले पूरा अपना पढ़ा देते हैं, फिर रिवीजन करेंगे, टाइट से बोलेंगे, फिर याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। भारतीय संविधान का उद्देशिका मतलब प्रेमबल मतलब प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी, बोलिए। हम भारत के लोग जो शुरू होता है लास्ट में लिखता है आज संविधान सभा के द्वारा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी कौन सा तारीख होगा, 26 नवंबर 1949, जब हमारे संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। अगला पॉइंट, संविधान के अनुसार समस्त नागरिकों को किनकी गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा। लिख लीजिए, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा। राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, जैसे आप लोग अभी बना के रखे हैं। अखंडता, अखंडता का मतलब टूटा हुआ भारत में भी सब एक जैसा रहना चाहिए। अखंड भारत का निर्माता था कौन, अशोक। जगह जगह अलग अलग पार्ट था, लेकिन फिर भी अशोक सबको क्या करा, मिला के रखा। अभी हमारे यहाँ देखिए, उत्तर भारत कुछ और, दक्षिण कुछ और, पूरब कुछ और, पश्चिम कुछ और, फिर भी हमारा भारत क्या है, अखंड भारत है, एकता है, नहीं है। जहां राष्ट्रवाद का कमी होगा तो सामने वाला आप पे जुर्म करना शुरू होगा। तो संविधान के अनुसार बंधुता यानी भाईचारा बढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है समाज में एकता, शांति और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है किसी भी धर्म के खिलाफ या धर्म के विरुद्ध कोई काम ना करना। लिख लीजिए, समाज में एकता, शांति और धार्मिक सहिष्णुता। समाज में एकता हो गया, शांति और धार्मिक सहिष्णुता मतलब कट्टरता उसमें नहीं होगा, किसी भी धर्म का तटस्थ रहेगा। जैसे अकबर, अकबर जो थे ना, धार्मिक सहिष्णुता का मतलब वही अकबर का एग्जांपल दे दिए। अकबर सभी धर्म को एक साथ लेकर चल रहा, लेकिन इसका उल्टा था कौन, औरंगजेब, जिंदा पीर, हिंदुओं को देखना नहीं चाहता था। इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा मनसबदारों की संख्या किसके समय में, औरंगजेब। सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के समय में। हटा दें, एक एक क्वेश्चन पूछेंगे अभी जो लिख रहे हैं आप। अगला प्रश्न है, संविधान कब और किसके द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। और ये संविधान सभा का निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन के द्वारा। अभी हम ज्यादा डिटेल्स इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद वाला जो क्लास है उसमें डिटेल्स आएगा। अभी सब दे देंगे तो खेल खत्म हो जाएगा, फिर उस किताब का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। कैबिनेट मिशन इन 1946, ये जो साइड में लिखा रहा है इसको लिखते चलिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन 1946, इसी के द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इस पे और थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेंगे। 6 क्लास है तो 6 क्लास के जैसे ही ना समझेंगे। हटाएं, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। संविधान किन अस्त्रों के विरुद्ध संरक्षण की गारंटी देता है, तो ये देता है अभिमान का। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, अभिमान का।
संविधान किन अस्त्रों के विरुद्ध संरक्षण की गारंटी देता है? तो अभिमान का। अभिमान मतलब जैसे आप लोग कुछ सोचते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, तो अपना जो उसूल होता है, गट्स जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिमान। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ड्यू टू रिस्पेक्ट, जो आपका रिस्पेक्ट होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिमान। जैसे नहीं बोल दो चाल की भाषा में अभिमान है, स्वाभिमान है, हाँ वो बोल सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के खाने में क्या अंतर है? देखिए अब इसको भी पढ़ना है हम लोग को, क्लास 6 में है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के खाने में अंतर है। जैसे ज्योग्राफी में पूछता है उत्तर भारत दक्षिण भारत को अलग करता है कौन? विंध्याचल का पर्वत। या नदी पूछेगा, नर्मदा नदी। लेकिन उत्तर भारत और दक्षिण भारत का खान पान एक होगा कि अलग? और उसका भी कारण है भौगोलिक स्थिति, बता ही चुके हैं। तो उसमें डिफरेंस जो पाया जाएगा उसी के कारण। तो उत्तर भारत में मक्के की रोटी, ध्यान रखना ये सब इंपोर्टेंट बनता है, और सरसों का साग पसंद करते हैं। मक्के की रोटी और सरसों का साग। और दक्षिण भारत में लोग इडली डोसा पसंद करते हैं। उत्तर भारत में मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद करते हैं, और दक्षिण भारत में लोग इडली डोसा पसंद करते हैं। इडली डोसा दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में मक्के की रोटी और सरसों का साग। मक्के की रोटी और सरसों का साग, जबकि दक्षिण भारत में इडली और डोसा। सांबर उमर तो चटनी हो गया ना, बता दें। उत्तर भारत में मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद करते हैं। आप लोग एक एक शब्द करके नहीं लिखिएगा, जैसे का लिखे फिर देखे सरसों, फिर लिखे सरसों, मक्के फिर लिखे मक्के, तो फिर दिन बीत जाएगा। ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, OLQ। बीपीएससी है ना, सोच तरीका अपना क्या करना है? बदल देना है। आप अपने अंदर विद्या क्या देती है? विनय। अभी सरस्वती पूजा मनाए ना आप लोग? मनाए का मतलब क्या? पूजा थोड़े करना था, मन से नहीं मानते हैं सरस्वती माता को? नहीं मानते हैं तो मनाने का मतलब थोड़े मूर्ति पूजा करना। मनाने का मतलब हो गया मन से आप मानते हैं ना। तो आपको विद्या क्या देती है? विनय। तो आप जैसे ही बीपीएससी में कदम रखे, अगर कोई फालतू के समय में झगड़ा उगड़ा कर रहा है तो तुरंत हाथ जोड़ के क्या करना है? निकल। भागना नहीं बोले हम, मतलब धीरे से भाग लेना और भाग लेना दोनों एक है कि अलग? भाग लेना मतलब पार्टिसिपेट करना, चल रहे मारने चल गए, भाग लिए, पार्टिसिपेट। भाग लेना मतलब निकल लो यहां से, तो दोनों वहां भाग लेना। तो जैसा परिस्थिति वैसा काम करना है। अब चूंकि आप बीपीएससी की तैयारी करें, लन फन में रहिएगा तो आपका समय पूरा होगा, इतना पढ़ना ही कि आप कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। तो जहां कोई लड़ाई उड़ाई करे फालतू का समय से क्या करना है? हाथ जोड़ लेना, भैया तुम बहुत अच्छा। अंडा पहले की मुर्गी, तो भैया तुमको जो लगता है वही अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया तो टेक्नोलॉजी से क्या करना है? बाहर। अपने पढ़ाई पे फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करना है। लगे कि आप सच में बीपीएससी के विद्यार्थी हैं। बोलेगा ऐसा कैसे सर? क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। सोच अच्छा होगा तो रिजल्ट भी हो जाएगा। बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन का नाम क्या है? लिट्टी चोखा। ये सब क्वेश्चन छूटेगा, एक आध प्रश्न ऐसा दे सकता है ताकि आपको लगेगा कि लेवल तो कितना गिरा हुआ है। एक ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन से विद्यार्थी अनुमान लगा लेता है कि लेवल क्या है, उसके बाद वाला क्वेश्चन उसे हिलेगा तक नहीं। बंगाल का आया था इडली डोसा ना। बंगाल का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ कौन सा है? मछली चावल। माछ भात खाबो बोलता है ना, मछली चावल। क्या हो गया? अभी बोले एकता में अनेकता का देश है, आपस में मिलकर रहना है, लड़ाई नहीं करना है। बंगाल का प्रमुख खाद्य पदार्थ कौन सा है? मछली चावल। ये सब पॉइंट है, वन लाइनर, इसको याद कर लेना। मछली चावल कहां का? इडली डोसा कहां का? अब मक्के की रोटी सरसों का साग। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध व्यंजन क्या है? इडली सांबर, इडली डोसा वही है। सांबर चटनी वाला चीज है, तो इडली सांबर, इडली डोसा सांबर सब बोल दीजिए, कुछ भी नहीं चलेगा, सब वही दक्षिण भारत में ही है। हो गया ना। गुजरात का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ कौन सा है? गुजराती थाली। गुजराती थाली, हाँ ढोकला वगैरह उसमें रहता है। इसमें पिक्चर भी था, लेकिन आप लोग का पिक्चर सुनने में फंस जा रहा था। फंस रहा था क्या? इसलिए आज मेरा सारा पिक्चर को हटा के इतना मेहनत करके पिक्चर लगाया हुआ था, जबरदस्त सा पिक्चर लगा के। खाने का मन भी करता है आप लोग का, वाह सर निकालिए ना खींच के। लेकिन इसमें ये कर नहीं पा रहा था शायद, इसलिए इसको हटा दिया गया। अभी एन वक्त पे हटाया गया है, नहीं तो हम तो खुश थे कि बड़ा अच्छा अच्छा फोटो है इसमें। बिहार का मशहूर पर्व कौन है? छठ। जय छठी मैया। एक बार हम चैलेंज बच्चे लोगों को पढ़ा रहे थे बीपीएससी वाले क्लास में, उसमें बोल दिए
कि पूजा वूजा जो होता है ना बेकार चीज होता है, मन में आस्था होना चाहिए। वो छठ पूजा के समय में था, है ना, बोल दिए तो ठीक, छठ पूजा के एक दिन पहले 103 फीवर आ गया, उतर ही नहीं रहा था, हमको मरने से बहुत डर लगता है। तो आंख जो बंद किए, जैसे ही बंद हो रहा था फीवर में, तो आंख लगता है सोए, तो आंख बंद करेंगे तो समझ में आके अगर सोए रह गए तो कौन देखेगा। तो बहन को आके बोले कि जब मेरा आंख बंद हो तुरंत उठा देना, आंख खुला रहेगा, पता है मरने वाले दौड़ के जाएंगे हॉस्पिटल। क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। वाह 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 वाह, कब उड़ जाएगा पता है। और मेरा जो एक मित्र है वो डॉक्टर है, धर्मेंद्र नाम है, तो उसको फोन करके हमेशा बोलते हैं ऐसा दबा दो जो आंख बंद ना करे, क्योंकि आंख बंद मान लीजिए हो गया सर, सोते सोते कब सब लोग सोचेगा सोया हुआ है, पता चला कहीं और चल गया है। आंख खुला रहेगा तो कम से कम खराब लग रहा है अच्छा लग रहा है पता चलेगा ना। अब से हम सोच लिए भगवान के बारे में कुछ बोलना नहीं है तुरंत अभी, लेकिन कुछ दिन पहले फिर महाकुंभ वाला चर्चा हो गया, तो हम बोले कि 44 करोड़ की जनता जो वहां गई है, एक व्यक्ति के साथ हो रहा था डिस्कशन, तो उन लोगों का कहना, 1 मिनट लेंगे ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, तो वहां पर वो उनका कहना था कि वहां 44 करोड़ का लोग जो जा रहा है वो मूर्ख है। बोले हाँ बिल्कुल मूर्ख है, इसलिए मूर्ख है कि हमको बताइए कि 44 करोड़ जाना ठीक है, अच्छी बात है, नहाइए स्नान कीजिए ठीक है, लेकिन आपके जिंदगी में उस नहाने के बाद क्या सुधार होने वाला है। अरे जो चोरी आप अभी करते थे वही फिर करिएगा नहा के आके, नहीं तो उससे अच्छा मत जाइए। हाँ अगर आपके जीवन में कुछ सुधार होता है, हाँ ठीक हो गया अगर आपके जीवन में उस नहाने के बाद, उस स्नान करने के बाद अगर सुधार होता है तो हम लोग भी चलेंगे, लेकिन ऐसा सुधार होने वाला तो उससे अच्छा पढ़ ले आदमी। तो बिहार का मशहूर पर्व कौन, छठ पूजा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार कौन है, हाँ दुर्गा पूजा। यहां बहुत अच्छा दुर्गा माता का वो फोटो बना हुआ था, घूमते हुए दिख रहा था एकदम जबरदस्त, लेकिन दुर्भाग्य है कि आपको हम दिखा नहीं पा रहे हैं। कुणाल सर के साथ ठीक था, वो दिखा दिए ज्योग्राफी का सब, मेरा टाइम आया तो एन वक्त पे धोखा हो गया, खैर कोई बात नहीं। महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार कौन सा है, गणेश उत्सव। कौन सा उत्सव, गणेश उत्सव महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, 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 दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, कहां पर, तो भारत का मैनचेस्टर कौन, अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन, कोयम्बटूर। और सूती वस्त्रों की राजधानी कौन, मुंबई। झारखंड में कौन सा पर्व मनाया जाता है, एग्जाम में पूछता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरहुल। झारखंड का निर्माण हुआ था कब, 15 नवंबर 2000 को, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को कौन, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, याद है ना, और 9 नवंबर 2000 को कौन, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, इसी को उत्तरांचल बोलते हैं। और 15 नवंबर 2000 को कौन, बिहार से झारखंड। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कौन, तेलंगाना। 29वां राज्य था कौन, तेलंगाना। 28वां राज्य था कौन, झारखंड। 27वां राज्य था कौन, उत्तराखंड या उत्तरांचल। और 26वां राज्य था कौन, छत्तीसगढ़। क्लियर ना। और ये 15 नवंबर को ही हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, पहले भी बताए हुए थे। तो झारखंड में कौन सा पर्व मनाया जाता है, सरहुल पर्व। ये लिख लिए आप लोग। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड या उत्तरांचल, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड, और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। क्लियर है। देखिए जिस दिन आप पढ़ते हैं ना उस दिन आपको सब याद रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे दिमाग से निकलता है। तो मेन चैलेंज होता है उसके बाद ध्यान में रखना। तो आप लोग थोड़ा रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। और आने के पहले जैसे ही कल आइएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी आइए, कल भी है नेक्स्ट क्लास, जैसे ही आप आइएगा तो आते के साथ हम स्टार्ट करेंगे, 5-6 क्वेश्चन हम पूछ लेंगे। कहां से, तो जो पिछला पढ़ाए हैं उसी से, आपकी कॉपी में लिखा है ना, ताकि पता चले कि आप पढ़ के आए कि नहीं, ठीक है। तो केरल में ओणम के अवसर पर, तो एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि ओणम कहां से संबंधित है, केरल। अगर पूछेगा भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य, मसालों का बगीचा वाला राज्य, लेकिन सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन अभी कहां है, मध्य प्रदेश।
फिर ये फंसाने वाला क्वेश्चन, मसालों का बगीचा केरल था, अभी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता था केरल में, लेकिन अभी होता है कहां? मध्य प्रदेश। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो केरल में ओणम के अवसर पर कौन सी गतिविधि प्रमुख होती है? नौका दौड़। क्या होता है? सब लोग क्या करते हैं? नौका दौड़ाते हैं। देखिए हम बना दिए फोटो, नहीं है ठीक? नौका दौड़ है ना, नौका चलाता, और लंबा लंबा और भी होता है, बहुत सारे लोग उसको एक तरह का टूरिस्ट प्लेस के रूप में उसको आगे बढ़ा रहा है। केरल, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। पंजाब में कौन सा पर्व मनाया जाता है? कौन सा? लोहड़ी। और भी पर्व होगा, तो ये जो एससीईआरटी की किताब में जो लाइन से दिया गया था वो हमने उठाया। पंजाब में कौन सा पर्व मनाया जाता है? लोहड़ी। लोहड़ी लिख लिए, छूटने ना रहा कि नहीं कहा? भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों में टोटल राज्यों की संख्या, आप बोलिएगा तो नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। अरे आप लोग से थोड़े पूछ रहे हैं, आप लोग का भी बारी आएगा, 5 क्वेश्चन आप लोग से भी पूछेंगे, घबराइए नहीं, जिनसे पूछेंगे वही बताइएगा, है ना? राज्य कितने? केंद्र शासित प्रदेश, और हमको पता है कि 28 राज्य सबको को याद नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश तो नहीं होगा। अच्छा, दोनों कितने लोगों को याद है? बोलिए तो, हाथ उठाइए। हम पूछते हैं क्वेश्चन, मत सोचिएगा वो हाथ उठा दिए, हाथ उठाइए पहले, उसी से ना पूछेंगे। अभी देख कुछ लोग उठा के फिर बोले पूछते हैं तो नीचे कर दिए, हम बोले कि रिस्क नहीं लेना है। अच्छा छोड़िए। भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों में सबसे प्रमुख भिन्नता किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की होती है? भाषा का। भाषा का किसके आधार पर? भाषा। आपको पता होना चाहिए भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, 1953। 2 पॉइंट याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 56। कितने लोगों को लगता है 56? हाथ उठाइए तो जरा देखें। हाँ गलती होगा, बीपीएससी के स्टूडेंट है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछेगा सर तब आएगा आपका 1900। ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पर पढ़ता है, यहीं पर मार खा जाता है वो। ये पढ़ के गया, पूछ देता राज्य पुनर्गठन आयोग, आयोग 1953 और पुनर्गठन अधिनियम रहेगा तो 1956। रामल्लू नाम के व्यक्ति थे, आमरण अनशन किए तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी 1953 में। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो ये बोल रहा है भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों में सबसे प्रमुख भिन्नता किस प्रकार की होती है? भाषा। हमारे यहाँ भाषावाद चल रहा है, इसलिए कि भोजपुरी वाले लोग बोलते हैं कहाँ हलवा हो, तो सब बोले अरे भोजपुर के यहाँ, सब साथ में बैठ जाते हैं। मिथिलांचल वाले बोलते हैं क्या हाल छिए हो, ठीक छिए, साथ में बैठ गए। नहीं, सबका अलग अलग है ना। आदिवासी लोग मिले तो उनको बोलते हैं कैसे बोलते हैं उसको? नहीं नहीं गलत नहीं बोलिए, चेले का खबर। हाँ ये देखिए, ये बोले चेले का खबर, ठीक गया। आप आदिवासी बोलते हैं? अच्छा अच्छा, धक्का जोम को नया, हाँ ठीक बोले ना। हम आता है कि झूठे का बोले आप? हम इसका मतलब क्या हुआ? धक्का जोम को नया मतलब? हाँ बात जाने, ओला तो चलो कना, ओला तो चलो कना, घर जाना ही जानता है, यानी हम भी सही बोल रहे हैं ना। मान लीजिए कौन जानता है, बोलता कोई नहीं, तो हम कुछ बोल देंगे, लेकिन ये जान रहे हैं, ठीक है। उसमें गाना भी है, बहुत अच्छा अच्छा गाना है ना, चलिए बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अरे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अब टाइम हो गया, टाइम हो गया, इसीलिए रिजल्ट नहीं होता है। बुलाती है मगर ये सब भटका हुआ है, आपके सामने आएगा पड़ोसे, वाह इसी में मजा है, तुरंत वहां से अलग आना एकदम मजा नहीं है, इसमें मजा है, इसको पढ़ना है। चलिए आगे, रिजल्ट हो जाएगा ना, उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे ऐसे ही, और उसके बाद गाना शायरी पूरा करते रहेंगे, क्या बोलते हैं। लेकिन पहले क्या करना है? आवाज नहीं है, पहले क्या करना है? हाँ रिजल्ट। कौन सा त्योहार शीत ऋतु के दौरान मनाया जाता है? अब ये चूंकि ऑप्शन बेस्ड है, लोहरी। क्या हो जाएगा? लोहरी। शीत ऋतु में कुछ है, इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफी से भी जुड़ा हुआ है, और हमारे संस्कृतियों से भी जुड़ा हुआ है। शीत ऋतु में जो फसल होता है वो फसल किस तरह का फसल होता है? खरीफ, रबी या जायद? रबी फसल। जबकि बरसात के ऋतु में
खरीफ फसल, अगर बरसात रहेगा तो खरीफ, जबकि गर्मी में जायद फसल। तरबूज खरबूज यही ना होता है, और गेहूं यहां होता है ना, और धान यहां होता है ना। शीत ऋतु में जो मानसून से बारिश होती है वो भारत के किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में। लौटती हुई मानसून से, किस मानसून से? किस ऋतु में? शीत ऋतु में। भारत में विभिन्न त्योहारों और रिवाजों का पालन किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है धर्म पर। धर्म के आधार पर अलग अलग त्योहारों को मनाया जाता है, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो ईद का पर्व हो, है ना, चाहे वो फिर आपका वो क्रिश्चियन वगैरह लोग का होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्रिसमस हो। विभिन्न प्रकार के जितने भी है वो धर्म पर आधारित रहता है। हम लोग ऐसा करते हैं ना, आज हम लोग यहीं पर ड्रॉप करते छोड़ते हैं। आज पहला क्लास था ना, अगले क्लास में फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए, सभी लोग प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है? आराम से धीरे धीरे जाइए सब लोग। जो वहां क्लास करते थे बीपीएससी वाले लोग, उनका 3 बजे से जो पॉलिटी का क्लास था वो 3 बजे पॉलिटी का क्लास होगा उनका, ठीक है? मैथ जो चलता था इसके बाद अभी मैथ की क्लास होगी, उसके बाद फिर मेरी पॉलिटी की क्लास होगी। जो वहां क्लास करते थे उनके लिए फिर 4 बजे कौन सा क्लास है? हमको सर बोले थे इन्फॉर्मेशन देने, हम दे दिए। 2 बजे से मैथ का क्लास है वहां जो करते थे, और फिर 3 बजे से पॉलिटी की क्लास है।